हेलो एंड वेलकम टू अनोन साइंस बच्चों। ये चैप्टर मैंने वैसे कल भी रिकॉर्ड कर दिया था, बट मैं इसको रिकॉर्डिंग ऑन करना भूल गया था। बस बोलता रहा माइक में और पूरा का पूरा लेक्चर बोल दिया मैंने, और बाद में पता चला कि रिकॉर्डिंग तो ऑन ही नहीं करी। बड़ा दुख हुआ, दिल से बुरा लगता है भाई, और क्या करें। चलो आज आपको समझाता हूँ क्या है रिप्रोडक्शन। री का मतलब होता है कोई भी चीज़ के लिए जब री यूज हो जाता है उसका मतलब होता है अगेन। कोई भी चीज़ अगेन हो रही, वापस हो रही, उसके लिए यूज होता है अगेन री। प्रोडक्शन आप जानती हो, किसी भी चीज़ का प्रोड्यूस करना, किसी चीज़ को प्रोड्यूस करना, उसको बोला जाता है प्रोडक्शन। तो वापस प्रोडक्शन करना, यही हुआ ना, री में से अगेन, प्रोडक्शन में प्रोडक्शन। तो अगेन प्रोडक्शन यही मतलब हुआ। तो अगेन प्रोडक्शन का क्या मतलब हुआ, जैसे कि आप हो, जैसे आपके मम्मी पापा, तो मम्मी पापा ऑलरेडी थे, फिर उन्होंने क्या किया, वापस प्रोडक्शन किया अपने जैसे ही ऑर्गेनिज्म का वापस प्रोडक्शन किया, तभी तो आप आए। तो इसका मतलब क्या हुआ, रिप्रोडक्शन हुआ। एक बार तो वो खुद ही थे, फिर वापस उन्होंने रिप्रोडक्शन किया आपका, तो हो गए आप आ गए। अब देखो, री मतलब अगेन हो जाता है। जैसे कि कोई टीचर से आप बोलते हो ना कि सर इसको, इस चीज़ को रिपीट करो। री मीन्स अगेन, पीट मतलब पीटो, है ना। ये मतलब सर मुझे वापस पीटो, ये मतलब वो रिपीट कर। अरे नहीं बच्चों, रिपीट मतलब सर इस चीज़ को वापस बताओ, अगेन रिपीट करो, पीटो नहीं। ऐसी जब भी री लग जाता है मतलब अगेन हो जाता है। चलो स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्शन चैप्टर स्टार्ट करते हैं। रिप्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं, रिप्रोडक्शन चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन क्या है इसकी। व्हाट इज रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन इज ए प्रोसेस इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस ए न्यू इंडिविजुअल ऑफ इट्स ओन टाइप। तो रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसे ही नए ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं। अपने जैसे ही, यहाँ पे हुआ है ना, प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल ऑफ इट्स ओन टाइप। सिमिलर, अपने जैसे नहीं, बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी नहीं, कार्बन कॉपी नहीं। ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे पापा दिख रहे हैं वैसे बेटा उनका सेम टू सेम वैसा दिखेगा, नहीं नहीं नहीं, थोड़ा वेरिएशन आएगा। और वेरिएशन होना जरूरी भी है, और वेरिएशन होता भी है। कैसे होता है वो सब अभी देखने वाले, और जरूरी क्यों ये भी देखने वाले। तो एक क्वेश्चन फिर आपके सामने आया कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन। तो ठीक है, रिप्रोडक्शन क्या होता है, पर वाई रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन क्यों करना चाहिए, ये बताओ पहले तो आप। तो आप एक चीज़ बताओ बच्चों मुझे कि क्या ये लाइफ प्रोसेस है, रिप्रोडक्शन लाइफ प्रोसेस है। तो लाइफ प्रोसेस तो मैंने आपको बताई थी, जब पढ़ाई थी तब बताई थी कि न्यूट्रिशन, यदि न्यूट्रिशन नहीं लगेगा, खाना नहीं खाओगे तो इसके बगैर मर जाओगे बच्चों, बिल्कुल। तो वो लाइफ प्रोसेस है। फिर आता है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन भी लाइफ प्रोसेस है। रेस्पिरेशन नहीं हुआ तो आपको एनर्जी नहीं मिलेगी, और बिना एनर्जी के सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। फिर आ जाता है ट्रांसपोर्टेशन। ये भी एक लाइफ प्रोसेस थी, क्योंकि आपने खाना भी है आपके पास, न्यूट्रिशन भी और रेस्पिरेशन भी कर लिया, एनर्जी मिल गई, बट एनर्जी हर एक पार्ट तक पहुंचानी भी तो है जहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट है। यदि ट्रांसपोर्टेशन नहीं हुआ तो भी लाइफ प्रोसेस है, वो भी, उसके बगैर भी मर जाएंगे। लास्ट में एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये भी क्या था, ये भी लाइफ प्रोसेस है। इसके बगैर यदि एक्सक्रीशन नहीं हुआ टाइम टू टाइम तो टॉक्सिक सब्सटेंस क्या होते जाएंगे, आपके शरीर में जमा होते जाएंगे, और एक टाइम के बाद क्या हो जाएगी, लाइफ एंड हो जाएगी। तो ये सारी क्या है, लाइफ प्रोसेस है। ये चारों क्या है, लाइफ प्रोसेसेस हैं। ये चारों क्या है, लाइफ प्रोसेस है। ठीक है, अच्छी बात है। तो फिर रिप्रोडक्शन की क्या जरूरत पड़ गई, जब रिप्रोडक्शन क्या लाइफ प्रोसेस तो है नहीं, वो मतलब लाइफ प्रोसेस तो है नहीं बच्चों, तो रिप्रोडक्शन की क्या जरूरत पड़ी। तो वो लाइफ प्रोसेस नहीं है तब भी। अब देखो कि जितने भी, यदि रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा होता तो इस दुनिया में आपको कोई भी जीव नहीं दिखता, कोई भी ऑर्गेनिज्म दिखने वाला नहीं था। क्यों, क्योंकि सिर्फ वो एक बार ही आते, और आने के बाद जब वो चले जाते, यहाँ से दुनिया छोड़ के चले जाते, तो फिर आपको वैसे की वैसे ऑर्गेनिज्म कैसे दिखते, नहीं दिखते ना। उन्होंने रिप्रोडक्शन किया अपने जैसे, और भी ऑर्गेनिज्म तैयार किए, तभी तो अब तक ये सृष्टि का क्रम चलता आया है बच्चों। कितनी बड़ी बड़ी बात बता दी मैंने, सृष्टि का क्रम चल रहा है किस प्रोसेस से, इसी रिप्रोडक्शन के थ्रू। तभी आपको ये सारे के सारे जितने भी जीव जंतु दिख रहे हैं ना अपने आसपास, जैसे एक जानवर हो, तुम हो ना, जानवर हो ना, अरे हाँ, अपन लोग जानवर ही हैं, एनिमल में ही आते हैं। तो एनिमल, तो ये कैसे एनिमल चलते आ रहे हैं, ऐसे रिप्रोडक्शन करके चलते आ रहे हैं। ऐसे प्लांट्स कैसे, उनमें भी रिप्रोडक्शन होता है, प्लांट्स में भी, अभी पता चलेगा, आज पढ़ने भी वाले। तो रिप्रोडक्शन के थ्रू ही ये सृष्टि का क्रम सुचारू रूप से चालू है। वाह, क्या बात है, क्या बात है। तो सृष्टि का क्रम चल रहा है इससे, ठीक है। और क्या हो रहा है रिप्रोडक्शन से बच्चों, रिप्रोडक्शन से क्या होता है कि धीरे धीरे वेरिएशन आना स्टार्ट होते हैं। जैसे कि ये पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स के बाद ये ऑफ स्प्रिंग आई, ये ऑफ स्प्रिंग बन गई। फिर ऐसे ही एक और फीमेल आया, ये दोनों ने रिप्रोडक्शन किया तो एक और नई ऑफ स्प्रिंग आई, फिर रिप्रोडक्शन। तो जो भी नई ऑफ स्प्रिंग आ रही है, मतलब जो पेरेंट्स से जो बच्चा आ रहा है उसमें कुछ ना कुछ वेरिएशन है, अपने माता पिता से थोड़ा बहुत वेरिएशन है, एग्जैक्ट कॉपी नहीं है वो। और वो वेरिएशन यूजफुल भी होते हैं और कई बार हार्मफुल भी हो जाते हैं। जैसे यूजफुल कैसे होते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल दिया गया एनसीईआरटी में, जैसे कि एक बैक्टीरिया है, वो काफ़ी लंबे टाइम से पानी में रह रहा है, अच्छी बात है। फिर धीरे धीरे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है ना, हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग में क्या हो रहा है कि पानी का टेम्परेचर कंटिन्यूसली राइज होता जा रहा है, ठीक है, अच्छी बात है, राइज होता जा रहा है। अच्छी बात नहीं है ये, बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, वाटर लेवल राइज हो रहा है ना। कई सारे आप देखना कि कई सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनकी जो कैपिटल है ना वो भी डूब रही है। तो ये अच्छी बात नहीं है, ये अलार्मिंग सिचुएशन है। कैसी सिचुएशन है, अलार्मिंग। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आप कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हो इसमें, किसमें, ये ग्लोबल वार्मिंग में रोकने के लिए। और ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा रीज़न है हंगर फॉर कंजप्शन, हंगर फॉर कंजप्शन। तो जितनी ज़्यादा चीज़ें आप चाहते हो ना कि मैं कंज्यूम कर लूँ, जितना ज़्यादा कंजप्शन बढ़ेगा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जाएगी। चलो ये अपना टॉपिक नहीं है, इसको नहीं समझते, बट इतना बात ये आप पढ़ना इसके बारे में कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है, उसके रीज़न क्या है, उसके पीछे क्या क्या रीज़न है, तो किस तरह से इसको रोका जा सकता है। देखो, एक इंडिविजुअल इसमें कुछ नहीं कर सकता। अच्छा याद आ गया मुझे, ये रिप्रोडक्शन पढ़ाते टाइम मैंने ये बता दिया बात। तो रिप्रोडक्शन
बी एक रीज़न है ग्लोबल वार्मिंग का, वो आप पता करना कैसे रीज़न है, ये अपने सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट मैं बता रहा हूँ कि ग्लोबल वार्मिंग का एक बहुत बड़ा रीज़न रिप्रोडक्शन भी, मतलब ज़्यादा बच्चे प्रोड्यूस करना भी एक मतलब ज़्यादा बच्चे प्रोड्यूस करना भी एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है एनवायरमेंट में, और इसकी वजह से भी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि जितने ज़्यादा इंडिविजुअल्स होंगे उतने ज़्यादा कार्बन कंजप्शन करेंगे, उतना ज़्यादा कार्बन एमिशन होगा, और कार्बन एमिशन की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। चलो इसके बाद नहीं करते, अपन देखते हैं कि जो वेरिएशन होते हैं वो किस तरह से यूजफुल होते हैं। जैसे बैक्टीरिया का एग्जाम्पल ले लेते हैं, बैक्टीरिया रह रहे पानी, और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पानी का टेम्परेचर बढ़ता है, तो धीरे धीरे टेम्परेचर कभी एक दिन में तो बढ़ नहीं जाता, सालों लग जाते हैं उसको बढ़ने। तो जैसे ही नई, और जैसे ये बैक्टीरिया थे, ये पेरेंट बैक्टीरिया, अब इनसे जो ऑफ स्प्रिंग आई ना, वो अपने आप को थोड़ा बहुत वेरिएशन कर लेगी, और इतनी उसमें इतना पावर आ जाएगा कि वो थोड़े हायर टेम्परेचर पर भी सर्वाइव कर पाएगी। अब इसके बाद जो ऑफ स्प्रिंग आएगी वो इससे भी ज़्यादा टेम्परेचर पर सर्वाइव कर पाएगी, इसकी जो अगली जनरेशन आएगी वो इससे भी ज़्यादा टेम्परेचर पर सर्वाइव कर पाएगी। इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे ये फ़ायदा होगा बच्चों कि जैसे जैसे ऑफ स्प्रिंग आती जा रही हैं वो पिछली वाली ऑफ स्प्रिंग के कंपेरिजन में ज़्यादा टेम्परेचर पर सर्वाइव कर सकती हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से यदि टेम्परेचर बढ़ता भी है तो भी ये बैक्टीरिया अपने अस्तित्व को बनाए रखेंगे। ये बैक्टीरिया तो अस्तित्व को बनाए रखते हैं बच्चों, पर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बहुत सारी स्पीसीज हमेशा के लिए गायब हो चुकी हैं दुनिया से। ग्लोबल वार्मिंग इतनी खतरनाक है। चलो बात करते हैं कि एडवांटेज ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होते हैं। कंटिन्यूटी ऑफ पर्टिकुलर स्पीसीज ऑन अर्थ, कोई एक स्पीसीज अर्थ पर बनी हुई है, जैसे कि गाय है, गाय इस अर्थ पे आपको अभी भी दिखाई देती है ना, वो क्यों? क्योंकि उनमें होता है रिप्रोडक्शन, और वो कंटिन्यूटी उनकी स्पीसीज बनी रहती है। हेल्प इन इवोल्यूशन, एवोल्यूशन में हेल्प करता है रिप्रोडक्शन। कैसे एवोल्यूशन में हेल्प करता है? मैंने आपको बता दिया ना अभी कि एवोल्यूशन में कैसे हेल्प करता है, बैक्टीरिया वाला एग्जांपल लेके बताया था। फिर जेनेटिक वेरिएशन फॉर स्टेबिलिटी, जेनेटिक वेरिएशन फॉर स्टेबिलिटी में भी हेल्प करता है कौन? रिप्रोडक्शन। जेनेटिक वेरिएशन और स्टेबिलिटी मतलब कि जैसे जैसे उनमें जेनेटिक वेरिएशन आ रहे हैं तो वो स्टेबल हो पा रहे हैं ना, जैसे कि बैक्टीरिया था वो स्टेबल क्यों हो पा रहा है? क्योंकि उसमें जेनेटिक वेरिएशन की वजह से उसने आपको ऐसे डेवलप कर लिया अपने आप को कि अब वो हायर टेम्परेचर में भी सर्वाइव कर पाएगा, तो वो स्टेबिलिटी आ गई ना उसके अंदर। तो इस तरह से ये एडवांटेज होते हैं रिप्रोडक्शन के। तो अब ये क्वेश्चन जो अभी मैंने आपसे पूछा था कि डज ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस एग्जैक्ट कॉपी, क्या जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एग्जैक्ट सेम टू सेम कॉपी प्रोड्यूस करते हैं क्या? तो देखो मैं सिंपल एक एग्जांपल देता हूँ। ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है कोई भी, ठीक है, ये क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ये इसकी आउटर वॉल है, इसके अंदर भरा हुआ है साइटोप्लाज्म, और इसके अंदर ये है न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या है? क्रोमोजोम। ये क्रोमोसोम क्या होता है? ये क्रोमोसोम क्या है? ये क्रोमोसोम यही है कि ये करेक्टर्स, जो जितने भी करेक्टर्स होते हैं ना पेरेंट्स के, उनको ये ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफ़र करता है। जैसे कि आपके बालों का रंग, आपकी आँखों का रंग, आपकी हाइट, ये आपकी स्किन का कलर, ये सारी चीज़ें इसके पास इन्फॉर्मेशन होती है, और ये इन्फॉर्मेशन को लेके अगली पीढ़ी में यानी कि उनके बच्चों में ट्रांसफ़र कर देता है। ये क्रोमोसोम इतनी सारी इन्फॉर्मेशन अपने साथ लेके चलता है। तो देखो ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि उसमें सेल डिवीजन के टाइम पे, मतलब ऑफ स्प्रिंग होने के टाइम पे क्या होता है कि ये न्यूक्लियस ऐसे एलोंगेट होना स्टार्ट होता है, ठीक है, एलोंगेट होना स्टार्ट हुआ, फिर धीरे धीरे क्या हो जाएगा कि एलोंगेट होते होते ये दो पार्ट में ऐसे टूट जाएगा, दो पार्ट, एक न्यूक्लियस इधर, एक न्यूक्लियस इधर, ये साइटोप्लाज्म तो है ही इसमें। अब अगली में क्या होगा कि दो न्यूक्लियस लेके दो सेल अलग हो जाएंगे, ये सेल अलग हुई, ये सेल अलग हुई। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ कि डीएनए अपने आप को कॉपी करना स्टार्ट करता है। मतलब यहाँ पे एक डीएनए था, जब रिप्रोडक्शन होनी होगी तो ये दो डीएनए बनाना स्टार्ट करते हैं। अब जो डीएनए बनता है ना वो बायोकेमिकल प्रोसेस के थ्रू बनता है, बायोकेमिकल प्रोसेस होती है उनके थ्रू ये डीएनए कॉपी होता है। अब बायोकेमिकल प्रोसेस होती है वो एक्जैक्ट कॉपी नहीं बनाती, उसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन आ जाता है। मतलब ये वाला डीएनए और ये वाला डीएनए एक्जैक्ट कॉपी नहीं है, थोड़ा बहुत वेरिएशन आ चुका है इनके बीच में, थोड़ा वेरिएशन आ चुका है। क्यों? क्योंकि ये बायोकेमिकल प्रोसेस के थ्रू रही है, और बायोकेमिकल प्रोसेस ऐसी होती है कि वो 100% एक्जैक्ट कॉपी नहीं बना सकती, उनमें थोड़ा बहुत वेरिएशन आ जाएगा। अब जो दो इस एक से ये दोनों बने ना उनमें थोड़ा बहुत वेरिएशन आएगा, किस वजह से? क्योंकि इनके अब जो डीएनए थे वो अलग अलग हो गए, इनके जो क्रोमोसोम थे वो अलग अलग हो गए, जिसकी वजह से इनकी जो डिजाइन होगी, बॉडी डिजाइन अलग अलग होगी, दोनों में थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा। तो इससे क्या प्रूव होता है कि जो ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन कर रहे हैं उनमें जो अगली जनरेशन आ रही है वो एग्जैक्ट कॉपी नहीं होती अपने पेरेंट्स के, उनमें थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है। अब देखो डीएनए में यदि वेरिएशन, देखो डीएनए सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि न्यूक्लियस यदि अलग अलग हो गए, न्यूक्लियस दो न्यूक्लियस बन गए ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ न्यूक्लियस बनाए और ये डीएनए बनाए, नहीं, इसके अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनेल होंगे, ये तो मैंने एकदम यूनिसेलुलर, एकदम सिंपल जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसका एग्जांपल दिया, बट ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जिसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कि सेल ऑर्गेनल्स होते हैं ना, 9th में पढ़े होंगे। नहीं सर 9th में तो कुछ नहीं पढ़ा हमने, अरे पढ़ा है पर तुझे याद नहीं है बच्चे, उसमें तुमने पढ़ा होगा बच्चे सेल ऑर्गेनल्स कौन कौन से होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का नाम सुना है? सर ये क्या होता है, ये कैसा होता है, ये कहाँ पे होता है सर, मुझे कुछ याद नहीं आ पा रहा सर, मैं कोमा में जा रहा हूँ। अरे बच्चे कोमा में जाएगा जब नहीं पड़ेगा तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, साइटोप्लाज्म क्या होता है, और कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, प्लास्टिड क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, ये सारी चीज़ें जब तक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है जब तक नहीं पढ़ोगे तब तक समझ में नहीं आएगा। तो ये सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो भी डिवाइड होना स्टार्ट होते हैं, मतलब जैसे एक थे पहले तो पेरेंट्स में एक थे, फिर ये कॉपी होते होते दो दो बन जाएंगे, फिर दोनों में अलग अलग ट्रांसफर होगी, दोनों में ये सारी चीज़ें होंगी। अब देखो यदि इसमें वेरिएशन इतना ज़्यादा आ गया, जो नया डीएनए बनाया उसमें वेरिएशन इतना ज़्यादा आ गया कि वो और सेल ऑर्गेनल्स के साथ कॉम्पैटिबल नहीं है, मतलब और जो दूसरे सेल ऑर्गेनल्स आते हैं उनके साथ में कॉम्पैटिबल नहीं हुआ। यदि उनके साथ में कॉम्पैटिबल नहीं हो पाया तो क्या हो जाएगा,
यहाँ पर आ जाएगी तबाही। तबाही आ जाएगी मतलब कि ये जो दूसरी सेल बनी थी ना, जिसमें जिसके डीएनए बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ गया, वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, मर जाएगी। तेरी है कसम हम मर जाएंगे मेरे यारा तेरे गम, तो मेरे यारा तेरे गम यदि अगर पाएंगे तो तेरी कसम हम मर जाएंगे, ऐसा हो जाए। ये डीएनए हो गया। इसमें क्या होता है, ये एडेनिन थाइमिन साइटोसिन ग्वानिन, ये 4 तरह के बॉन्ड होते हैं, ये बनते हैं एडेनिन थाइमिन साइटोसिन ग्वानिन, ये सारे बॉन्ड बनते हैं। और इनमें थोड़ा बहुत वेरिएशन आ जाता है इनके जुड़ने में, और जुड़ने में वेरिएशन की वजह से क्या होता है कि आगे जो नई पीढ़ी बनने वाली होती है उनमें दिक्कत आ जाती है। अब डीएनए क्या होता है, डीएनए एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है विच कंटेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट इनसाइड द न्यूक्लियस। तो ये न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, डीएनए होता है, और डीएनए क्या होती है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होती है। मतलब ऑफ स्प्रिंग की कैसी स्ट्रक्चर होगी और उसके क्या क्या फंक्शन होंगे, मैंने बता दिया था ना, फंक्शन भी बताई थी ना, और स्ट्रक्चर बताई थी। तो ये सारे फंक्शन को डिसाइड करती है डीएनए। और ये मेल है, मेल फीमेल ये सब इसमें हम ये आगे पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे। अभी देखते हैं, ये भी नहीं देखेंगे अपन, कॉपिंग ऑफ डीएनए मैंने बता दिया। अब देखते हैं, अब स्टार्ट करते हैं अपन कि जो रिप्रोडक्शन होता है उसके बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। रिप्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया होता क्या है, ये तो मैंने बता दिया। रिप्रोडक्शन क्या होता है, मतलब ऑफस्प्रिंग बना रहे हैं वो अपने जैसे ऑर्गेनिज्म बना रहे हैं पेरेंट्स, उसको रिप्रोडक्शन बोलते हैं। अब ये रिप्रोडक्शन 2 टाइप का हो सकता है, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे, एक मेल और एक होगा फीमेल। इसमें एसेक्सुअल में क्या होगा, सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व होगा, सिर्फ एक पेरेंट से आगे ऑफ स्प्रिंग बन जाएगी, उसको बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होगा, अब उसको मम्मी बोलो या पापा बोलो या कुछ मत बोलो, बट एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होगा, वही अपनी ऑफ स्प्रिंग बना लेगा। तो अभी जो रिप्रोडक्शन का टाइप पढ़ने वाले हैं, अभी जो पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। मतलब इसमें सिर्फ एक पेरेंट होगा, वही अपनी डॉटर सेल यानी कि ऑफ स्प्रिंग बना लेगा। कैसे बनाएगा वो सब देखते हैं। इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे बाद में, सेक्सुअल के बाद। तो सबसे पहला जो रिप्रोडक्शन का टाइप है वो है फिजन। किस टाइप का रिप्रोडक्शन है ये, फिजन किस टाइप का रिप्रोडक्शन है, पहले तो ये बताओ, फिजन किस टाइप का रिप्रोडक्शन है, ये है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है। तो ये फिजन होता है, ये फिजन होता है 2 टाइप का होता है, बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन में क्या होगा, जो पेरेंट होगा वो 2 डॉटर सेल में टूट जाएगा, पेरेंट 2 डॉटर सेल में टूट जाएगा। जबकि मल्टीपल फिजन में क्या होगा, मल्टीपल फिजन में क्या होगा कि जो पेरेंट सेल होगा वो बहुत सारी डॉटर सेल बनाएगा। क्या बनाएगा, बहुत सारी डॉटर सेल बनाएगा, मतलब एक पेरेंट बहुत सारी डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाएगा, इसको बोलते हैं मल्टीपल फिजन। जबकि सिर्फ दो सेल बनाए, एक अपना जो पेरेंट है वो सिर्फ 2 सेल बनाए, उसको तो बोलते हैं बाइनरी फिजन। यदि वो बहुत सारी सेल बना लेता है तब उसको बोलते हैं मल्टीपल फिजन। समझा, फिजन किस टाइप का रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल, एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है। अब ये 2 टाइप का हो सकता है, एक तो हो सकता है बाइनरी, मतलब एक पेरेंट दो डॉटर सेल बना ले, और हो सकता है मल्टीपल की एक पेरेंट सेल बहुत सारी डॉटर सेल बना ले, ऐसा हो सकता है। अब बाइनरी फिजन के भी टाइप है, बाइनरी फिजन के भी टाइप है। ये हो सकता है लॉन्गिट्यूडिनल, ये हो सकता है ट्रांसवर्स, और ये हो सकता है इर्रेगुलर। ये 3 टाइप का हो सकता है। अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बाइनरी फिजन में, और सबसे पहले टाइप पढ़ते हैं इर्रेगुलर बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन से आप क्या समझते हो कि 2 पार्ट में डिवाइड होगा, पेरेंट सेल होगा, 2 डॉटर सेल बनाएगा, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई बाइनरी से। अब इर्रेगुलर मतलब जो उसका डिवीजन होगा वो किसी एक फिक्स डायरेक्शन में नहीं होगा, वो डिवीजन कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है। इसके लिए अपने को एग्जाम्पल लेना पड़ेगा बच्चों, किसका, अमीबा का। ये अमीबा है, ये अपना प्यारा प्यारा अमीबा है। अब इसमें क्या होता है कि देखो ये क्या हो रहा है, ये पहले एक अमीबा था, फिर इसका न्यूक्लियस इलोंगेट होना स्टार्ट कर रहा है, फिर इलोंगेट होने के बाद नेक्स्ट स्टेप में ये 2 पार्ट में टूट जाएगा, एक इधर, और ये साइटोप्लाज्म दोनों में अलग अलग हो जाएगा। फिर ये साइटोप्लाज्म बीच से यदि टूट जाएगा तो ये एक इधर ये बन जाएगा, एक इधर ये बन जाएगा, मतलब ये 2 डॉटर सेल बना लेगा। एक पेरेंट अमीबा ने 2 डॉटर सेल बना ली, समझ में आ गया। अब सबसे पहले क्या डिवीजन हुआ कि न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ, न्यूक्लियस 2 पार्ट में, फिर साइटोप्लाज्म का डिवीजन हुआ। इस तरह से डिवीजन होते होते 2 सेपरेट अमीबा बन चुके हैं। क्योंकि एक पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल बन रहे हैं तो इसीलिए इसको बोला जाता है क्या, बाइनरी फिजन। फिजन किस चीज़ को बोलते हैं, जब कोई चीज़ टूटती है, और फ्यूजन किसको बोलते हैं, जब कोई चीज़ें जुड़ती हैं। तो यहाँ पे जुड़ तो नहीं रही, टूट रही ना, एक पेरेंट से 2 डॉटर सेल बना रही, तो ये फिजन बोल रहे हैं। बाइनरी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक पेरेंट से 2 डॉटर सेल बन रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल नहीं। अब ये है अपना इर्रेगुलर बाइनरी फिजन। मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि जो अमीबा टूटेगा वो ऐसे करके टूटेगा या ऐसे करके टूटेगा, नहीं, ये कहीं से भी टूट सकता है, इस डायरेक्शन में भी, इस डायरेक्शन में भी, इस डायरेक्शन में, मतलब किसी भी डायरेक्शन में ये अपने आप को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकता है, मतलब डायरेक्शन फिक्स नहीं है, इसीलिए इसको बोलते हैं इर्रेगुलर बाइनरी फिजन। फिर बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन की। सबसे पहले ये देखो कि ये किस में पाया जाएगा, तो ये पाया जाता है लिस्मेनिया में। लिस्मेनिया क्या होता है, जो काला आजार जिसको बोलते हैं ब्लैक फीवर, इस वाली डिजीज़ को कॉज करता है।
इस वाली डिजीज़ के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होता है? काला आजार, जिसको बोला जाता है ब्लैक फीवर। ब्लैक फीवर या काला आजार बोला जाता है। और ये क्या होता है? ये प्रोटोजोआ होता है। जैसे वायरस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, ऐसे प्रोटोजोआ भी होता है। तो प्रोटोजोआ होता है और ये कैसा? यूकैरियोटिक है। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में क्या डिफरेंस होता है? इसके लिए आपको जाना पड़ेगा 9th क्लास में। 9th क्लास में, 10th छोड़ के 9th मत भागो, 9th का सिर्फ सिलेबस पढ़ो, सिर्फ सिलेबस जाके पढ़ लो। और ये कैसा है? यूनिसेलुलर, मतलब एक सेल से मिलकर बना हुआ है ये। तो ये कैसा है? यूनिसेलुलर है, यूकैरियोटिक है, प्रोटोजोआ है। और ये क्या स्प्रेड करता है? काला आजार नाम की डिजीज कॉज करता है। ये होता है लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन। अच्छा, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन में क्या होता है? मतलब जो डिवीजन होगा इस डायरेक्शन में होगा, इस वाली डायरेक्शन, यानी कि यदि इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मानते हैं तो ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डिवीजन होगा। तो सबसे पहले ये देखो, ये आपको ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये सबसे पहले ये तो ये कॉपी होना स्टार्ट होगा, ये कॉपी होना स्टार्ट होगा, मतलब इसने कॉपी बना ली। एक और ऐसा का ऐसा सेम धागे जैसी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, उसको इसने 2 बना ली। फिर इसका न्यूक्लियस देखो, न्यूक्लियस इलोंगेट होना स्टार्ट हो गया, इलोंगेट होना स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? न्यूक्लियस 2 पार्ट में टूट गया और ये तो पहले से कॉपी बना ली थी। और ये नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा? 2 अलग अलग लिस्मेनिया बना लेगा। एक में इधर की चोटी निकली हुई है इसकी, एक इधर चोटी निकली हुई है, और ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस, ऐसे करके 2 लिस्मेनिया बन गया। और फिजन किस डायरेक्शन होगा? इस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में टूटा ना, इसीलिए इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन। लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन। अब आपको एक चीज़ बुक में जाके पढ़नी है कि इसको क्या बोलते हैं। इसको चोटी नहीं बोलते हैं, इसको चोटी मत बोलते हैं ना कि चोटी डिवाइड हो गई, ना ना ना, ये पढ़ना है आपको, बता। कभी तो बुक खोलो, बुक को कभी तो खोलो, तभी तो पता चलेगा। फिर आता है नेक्स्ट ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन होता है बच्चों पैरामीशियम में। ये कैसे होता है? देखो, इसमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पैरामीशियम 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो सबसे पहले देखो, ये पैरामीशियम था, ये रहा। फिर क्या होगा? ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ऐसे न्यूक्लियस इलोंगेट होना स्टार्ट हो जाते हैं और ये बीच से ऐसे पतला होना स्टार्ट हो गया। फिर उसके बाद ये क्या हो गया? 2 पार्ट्स में टूट जाएगा, 2 पार्ट्स में टूट जाएगा, 2 डॉटर सेल बना लेगा। मतलब एक पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल बन रही है। इसका मतलब ये कैसा फिजन है? बाइनरी। और ये किस डायरेक्शन होता है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 2 पार्ट में टूटता है, इसीलिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में टूटने की वजह से इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल बाइनरी फिजन। यानी कि हॉरिजॉन्टल में टूटता है, सो हॉरिजॉन्टल का बोला जाता है ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। जबकि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में 2 पार्ट्स में टूटता है तो इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन। अब तो अभी तक देखा अपन ने, अभी तक अपन ये पढ़ क्या रहे हैं, वापस चलते हैं। ये पढ़ रहे हैं अपन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व है। और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी पढ़ रहे हैं, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी टाइप होते हैं। एक होता है बाइनरी फिजन पढ़ रहे हैं, ए सेक्सुअल में बाइनरी फिजन पढ़ रहे हैं, बाइनरी फिजन पढ़ रहे हैं। बाइनरी फिजन में भी टाइप मैंने बताए थे, यदि सिर्फ 2 पार्ट में टूट रहा हो, 2 पार्ट में टूट रहा हो और मल्टीपल पार्ट में टूट रहा हो। तो अभी ये तो पढ़ लिया, सिंपल बाइनरी फिजन तो अपन ने पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे मल्टीपल बाइनरी फिजन। क्या पढ़ेंगे? मल्टीपल बाइनरी फिजन। कैसे क्या होता है ये देखेंगे। तो अभी सबसे पहले चलते हैं मल्टीपल बाइनरी फिजन पे, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। अच्छा, अभी मैंने क्या बोल दिया था? मल्टीपल बाइनरी फिजन। ना ना ना, मल्टीपल बाइनरी तो कॉन्ट्रैक्टिव टर्म हो गई ना। मल्टीपल भी बोल रहा हूँ, बाइनरी बोल रहा हूँ, नहीं नहीं, फिजन पढ़ रहे हैं, फिजन के द्वारा रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। फिजन किसका टाइप है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है, क्योंकि इसमें एक पेरेंट इन्वॉल्व है। और फिजन 2 टाइप का हो सकता है, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। तो बाइनरी फिजन के 3 टाइप पढ़ चुके हैं अपन, एक इरेगुलर, एक लॉन्गिट्यूडिनल, एक ट्रांसवर्स। 3 टाइप हो गए बाइनरी की। अब पढ़ रहे हैं मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन में क्या होगा? एक पेरेंट सेल बहुत सारी मल्टीपल डॉटर सेल में टूट जाएगा। जैसे ये पेरेंट सेल है, एक पेरेंट सेल है, इसके बाद ये क्या हुआ? ये देखो पेरेंट सेल ऐसा दिखता है और ये न्यूक्लियस है इसका, और ये इसमें है साइटोप्लाज्म सेल है। और इसकी जो आउटर कवरिंग होती है उसको बोला जाता है सिस्ट। आउटर कवरिंग को क्या बोला जाता है? सिस्ट बोला जाता है। ये प्रोटेक्टिव वॉल का काम करती है, सिस्ट बोला जाता है आउटर कवरिंग को, इसको प्रोटेक्टिव वॉल का काम करती है। अब इसमें क्या होता है कि बहुत सारी डॉटर सेल इसके अंदर ही अंदर बन जाती हैं, बहुत सारी डॉटर सेल इसके अंदर ही अंदर बन जाती हैं। फिर उसके बाद क्या हो जाता है? ये जो आउटर लेयर है जिसको सिस्ट बोल रहे हैं वो क्या हो जाती है? वस्ट हो जाती है। वस्ट हो जाएगी तो क्या हो जाएगी? ये जो बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाएगी। तो बहुत सारी डॉटर सेल यहाँ से क्या होती हैं? रिलीज होती हैं। बहुत सारी डॉटर सेल यहाँ से रिलीज होती हैं। इसी को बोला जाता है मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन इसको बोला जाता है, मल्टीपल फिजन इसको बोला जाता है। समझ में आ गया? मल्टीपल फिजन में क्या होता है कि इनिशियली जो पेरेंट सेल थी वो बहुत सारी डॉटर सेल बनाएगी और डॉटर सेल अलग अलग हो जाएंगी, क्योंकि उसकी आउटर लेयर फूट जाएगी, सिस्ट फट जाएगी वहाँ से, और ये ऐसे करके बन जाएगा। फिर दूसरी टाइप का, अभी तक क्या पढ़ रहे थे? फिजन। अभी तक फिजन पढ़ रहे थे। फिजन के टाइप थे, एक तो बाइनरी फिजन हो गया, एक हो गया मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन के 3 टाइप देख लिए थे। अब फिर मल्टीपल फिजन देख लिया था कि क्या होता है। अब ये मल्टीपल फिजन होता किस में पढ़ रहे थे अपन? प्लाज्मोडियम में। प्लाज्मोडियम क्या होता है? प्लाज्मोडियम वही है जो क्या करता है? जो मलेरिया कॉज करता है। सर हमने तो सुना था फीमेल एनोफ्लीज नामक मच्छर से होती है ये बीमारी, फीमेल एनोफ्लीज नामक मॉस्किटो से होती है। बच्चों, फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो सिर्फ क्या करता है? इस प्लाज्मोडियम को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करता है। वो डिजीज़ कॉज नहीं करता, वो सिर्फ क्या है? इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाला कैरियर है वो,
क्या कैरियर है, एक जगह से उठा के दूसरी जगह ले जाता है, बट कॉज कौन करता है, प्लाज्मोडियम ही कॉज करता है उस डिजीज़ को, समझ आया। तो ये क्या होता है, यूनिसेलुलर है, यूकैरियोटिक है, प्रोटोजोआ है, और कॉज करता है क्या, मलेरिया। दूसरे टाइप का आप रिप्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं, ये भी किसका टाइप है, ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है। वापस एक चार्ट बनाया था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसमें सबसे पहले पढ़ रहे थे फिजन के 2 टाइप, बाइनरी एंड मल्टीपल। बाइनरी के 3 टाइप थे, इरेगुलर, लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स। फिर एसेक्सुअल का दूसरा टाइप पढ़ने वाले हैं अब, फ्रेगमेंटेशन। पहला फिजन हो गया कंप्लीट, अब पढ़ रहे हैं फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन मतलब जानते हो ना, फ्रेगमेंटेशन करना किसी चीज़ के मतलब टुकड़े टुकड़े कर देना उसके। तो फ्रेगमेंटेशन किस में हो रहा है, ये फ्रेगमेंटेशन हो रहा है स्पायरोगायरा में। किस में होता है, स्पायरोगायरा में फ्रेगमेंटेशन होता है। तो ये है स्पायरोगायरा। ये क्या होता है, फ्रेगमेंट होने के बाद ये 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। फ्रेगमेंट होने के बाद ये 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब ये क्या होगी, ये तीनों पार्ट हैं वो अलग अलग इंडिविजुअली ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे। ये तीनों पार्ट इंडिविजुअली ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे कि ये वाला पार्ट है, ये अलग से ग्रो करेगा पूरा, फिर ये वाला पार्ट अलग से ग्रो करके पूरा का पूरा स्पायरोगायरा बना लेगा, और जो थर्ड पार्ट है वो भी अलग से ग्रो करके थर्ड स्पायरोगायरा बना लेगा। तो तीनों पार्ट ने क्या बनाया, स्पायरोगायरा बना लिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो मेचोरिटी भी क्या होता है, ये फ्रेगमेंटेशन में टूट जाता है और हर एक फ्रेगमेंट एक पूरा का पूरा स्पायरोगायरा बना लेता है। मल्टीपल फिजन नहीं है, इसको बोला जाता है फ्रेगमेंटेशन के द्वारा रिप्रोडक्शन। ये सेक्सुअल क्यों, क्योंकि इसमें एक ही पेरेंट है, मेल और फीमेल तो है नहीं, सिर्फ एक ही पेरेंट है, इसीलिए इसको बोला जा रहा है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और फ्रेगमेंटेशन क्यों बोला जा रहा है ये भी समझ में आ गया आपको, स्पायरोगायरा में हो रहा है। अब दूसरे टाइप का रिप्रोडक्शन है, इसी में यदि चार्ट में आगे लिखूँ, जिसका नाम है बडिंग के द्वारा रिप्रोडक्शन। बडिंग ये बडिंग किस किस में पढ़ेंगे अपन, ईस्ट में और अमीबा तो पढ़ ही लिया है, हाइड्रा में। हाइड्रा क्या है, एक एनिमल होता है, वाटर एनिमल होता है। वाटर में जाओगे तो हाइड्रा मिलेगा आपको छोटा छोटा। हाँ, लेकिन एनिमल देख के ये मत सोच लेना कि हाथी जितना बड़ा हुआ, नहीं, ये बहुत छोटा होता है एनिमल। अब बडिंग इन ईस्ट में बडिंग के द्वारा रिप्रोडक्शन कैसे होता है, तो क्या होता है कि ईस्ट की सेल है ये रही, अब इसके एक किसी भी पार्ट में ये एक बर्ड बनना स्टार्ट हो जाएगी, मतलब एक्सटेंडेड पार्ट बनना स्टार्ट हो जाएगा। ये एक्सटेंडेड पार्ट मतलब बर्ड डेवलप हुई और ये न्यूक्लियस भी इलोंगेट होकर इसके अंदर आ गया। फिर क्या हुआ, ये न्यूक्लियस अभी तो इलोंगेट हुआ, उसके बाद ये 2 पार्ट में टूट गया, एक ये इधर आ गया, एक ये इधर आ गया, ये न्यू बर्ड बन गई। तो ये बन गई। फिर इसके बाद क्या होती है, इसमें बहुत सारी बर्ड बनना स्टार्ट होती हैं और बर्ड बढ़ाते हुए ये अलग अलग पार्ट में टूट जाती हैं। तो एक ईस्ट क्या हुआ, बहुत सारे पार्ट में अलग अलग टूट गया, एक ईस्ट बहुत सारे पार्ट में अलग अलग टूट गया। इन इंडिविजुअल ये क्या बन गई, अब इंडिविजुअल ईस्ट बन गई, ये क्या बन गई, बहुत सारी ईस्ट में कन्वर्ट हो गए। समझ आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से ये बडिंग के द्वारा रिप्रोडक्शन। हाइड्रा में भी ऐसे ही होता है रिप्रोडक्शन बडिंग के द्वारा। इसमें देखो एक कॉर्नर से बर्ड बनना स्टार्ट हो रही है, फिर धीरे धीरे ये बर्ड ग्रो करेगी। इसमें ये वाले पार्ट फ्लैजिला इनको बोलते हैं, देख लो फ्लैजिला। ये क्या काम करते हैं, एक तो इसको चलने में मतलब इसको मूव करने में हेल्प करते हैं, दूसरा खाना पकड़ के लाते हैं और यहाँ पे इसका मुँह है, उसमें जाके तो खाना डाल देता है कि ले खा खाना हाइड्रा खा खाना। न्यू बर्ड बनना स्टार्ट हो, ये बर्ड पूरी तरह से ग्रो हो जाएगी, तो ऐसे करके टूट के अलग हो जाएगी। लो चली मैं अपने हाइड्रा से खाना लेके, लो चली मैं, ऐसे करके ये चल देती है यहाँ से, जैसे इसको खाना पीना मिला और ये चली यहाँ से। दूसरे टाइप का फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दूसरा टाइप है रीजनरेशन। इसके द्वारा वैसे तो रीजनरेशन का मतलब होता है किसी कटे हुए पार्ट का वापस ग्रो होना, बट कुछ ऑर्गेनिज्म इतने चालाक हैं कि वो कटे हुए पार्ट से पूरा ऑर्गेनिज्म ही बना लेते हैं। वाह क्या बात है, ये तो खतरनाक चीज़ है। रीजनरेशन वैसे क्या होता है, एबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू रिमेन द लॉस्ट बॉडी बाई रिपीटेटिव सेल डिवीजन। जैसे कि स्टारफिश और लिजार्ड में क्या होता है, यदि इसकी पूंछ कट जाती है ना, पूंछ यदि कट गई तो ये वापस ग्रो हो जाती है, पूरी पूंछ वापस आ जाती है इसमें। जैसे स्टारफिश का ये वाला पार्ट यदि कट गया तो ये वापस ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है, इसको बोला जाता है रीजनरेशन, मतलब कोई पार्ट वापस जनरेट हुआ। बट प्लेनेरिया इतना चालू है, ये भी एक्वेटिक एनिमल है, हाइड्रा की तरह ये भी एक्वेटिक एनिमल है, पानी में पाया जाने वाला जानवर है। जानवर ऐसे मत सोचिए ना, बहुत हाथी भैंस ऐसे शेर जितना बड़ा होगा, बहुत छोटे छोटे एकदम बहुत छोटे छोटे सेंटीमीटर्स में इसकी लेंथ होगी, बस उतने बड़े होते हैं प्लेनेरिया। ये मल्टी सेलुलर है, एक तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब बहुत सारे सेल होते हैं। सिंपल है, मल्टी सेलुलर का मतलब ये नहीं है कि इसमें अपने जैसे टिश्यू होंगे, टिश्यू हर काम को करने के लिए अलग अलग बॉडी पार्ट्स होंगे, अलग अलग सिस्टम होंगे, रिप्रोडक्शन सिस्टम जैसे अपने पास है, सर्कुलेटरी सिस्टम अपने पास है, ये सारे सिस्टम इसके पास नहीं होते। सिंपल ऑर्गेनिज्म है, हालांकि मल्टी सेलुलर है बट सिंपल है। और इसमें जो रिप्रोडक्शन हो सकता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकता है और ये सेक्सुअल भी हो सकता है, मतलब मेल फीमेल आएंगे पास में तब भी रिप्रोडक्शन हो सकता है। और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब सिर्फ एक ही पेरेंट से भी रिप्रोडक्शन हो सकता है। तो अभी रीजनरेशन की जब बात कर रहे हैं, इसमें रीजनरेशन की बात कर रहे हैं और ये किसके अंदर पढ़ रहे हैं अपन, एसेक्सुअल के अंदर भी चल रहे हैं अभी। तो इसका मतलब ये रिप्रोडक्शन का टाइप कैसा है जिसमें सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व है। तो इसमें क्या होता है रीजनरेशन में, इसको यदि आप जो प्लेनेरिया है, इसको आप काट दो, 2-3 पार्ट में ऐसे काट दो मतलब इसको काट दिया। अब रीजनरेशन क्या होता है कि कटे हुए पार्ट क्या कर लेते हैं, ग्रो कर लेते हैं। अब ये क्या करता है, इसी चीज़ का फायदा उठाते हैं। ये कटे हुए पार्ट है ना,
ये पार्ट, ये पूरा का पूरा प्लेन एरिया बन जाएगा पूरा पार्ट। जैसे ये मुंह वाला पार्ट था तो ये मुंह वाला पार्ट बचा था, नीचे का पूरा पार्ट गायब हो गया था, तो ये बाकी पार्ट बना लेगा। इसमें क्या है, मुंह वाला पार्ट है नहीं, सिर्फ बीच वाला पार्ट है, तो ये मुंह भी बना लेगा और पीछे वाला पार्ट भी बना लेगा। इसमें सिर्फ पीछे वाला पार्ट है तो ये आगे के दोनों पार्ट अपने आप डेवलप कर लेगा। मतलब जो कटे बड़े पार्ट है ना उनको अपने आप ग्रो कर लेता है ये, इसीलिए इसको बोला जा रहा है रीजनरेशन इन प्लेन एरिया। प्लेन एरिया में रीजनरेशन के थ्रू पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है। नेक्स्ट टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसका नाम है स्पोर्स फॉर्मेशन इन राइजोपस। राइजोपस क्या होता है, ब्रेड देखा है, बहुत टाइम तक सड़ जाता है ना ब्रेड, तो उसमें आपने देखा होगा ग्रीन कलर का कुछ कुछ जमा होना स्टार्ट हो जाता है, ग्रीन कलर का कुछ कुछ उसकी सरफेस पे जमा होना स्टार्ट हो जाता है ग्रीन कलर का, उसको बोला जाता है राइजोपस। राइजोपस राइजोपस की स्ट्रक्चर कैसी होती है अभी बताता हूँ मैं। बट राइजोपस होता क्या है, ये मल्टी सेलुलर फंजाई है, मल्टी सेलुलर है ये और फंजाई है, और इसमें रिप्रोडक्शन होता है स्पोर्स के थ्रू। ये क्या होता है सर, स्पोर्स वगैरह क्या होता है पहले बताता हूँ। इसमें क्या होता है, पहले तो ये सोचो कि इसका नाम क्या है। ये ग्रीन कलर का जो दिखता है ना आपको ब्रेड पर बहुत टाइम के बाद, उसको बोला जाता है राइजोपस। और राइजोपस एक्चुअली में आप माइक्रोस्कोप से देखोगे तो ऐसा दिखता है, ये देख रहे हैं ना, राइजोपस ऐसा दिखता है, ये देखो राइजोपस दिख रहा। ये जो पार्ट्स हैं इनको बोला जाता है हाइफी। इसमें दो पार्ट होते हैं, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक पार्ट वो जो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व हैं, रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व पार्ट को बोलते हैं स्पोर्स एंड स्पोरेंजिया। तो ये स्पोरेंजिया ऐसे करके ये इस शेप की स्पोरेंजिया होती है, उसके अंदर स्पोर्स भरे हुए रहते हैं। तो ये स्पोर्स किसी सरफेस पे जब गिरते हैं, जैसे ब्रेड पे ये स्पोर्स गिरे तो वापस पूरा का पूरा राइजोपस बना लेंगे। ये जिस सरफेस पे गिरेंगे ब्रेड मोल्ड पे तो पूरा का पूरा राइजोपस बना लेंगे। जबकि जो दूसरे ये वाले पार्ट हैं ये हाइफी हैं, ये सिर्फ सपोर्ट कर रहे हैं इनको, ये रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया था आपसे पहले कि जो राइजोपस होता है उसका कौन सा पार्ट रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है, तो उसका स्पोरेंजिया एंड स्पोर्स, सिर्फ ये दोनों पार्ट ही। स्पोरेंजिया क्या एक तरह से कवरिंग है और स्पोर्स क्या उसके अंदर भरे हुए एक तरह से सीड्स बोल सकते, सीड्स बोलना मत, बट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये पेड़ में जैसे सीड्स होते हैं ना उसकी वजह से पूरा पूरा प्लांट बन जाता है, ऐसे ही इनको सीड्स की तरह मान सकते हैं स्पोर्ट्स को। ये नीचे करेंगे ब्रेड मोल्ड पे तो पूरा पूरा राइजोपस बना लेंगे। और ये जो पार्ट है बाकी बचे हुए पार्ट जो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं है उनको बुलाता है हाइफे। हाइफे तो रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन से होते हैं राइजोपस में, स्पोरेंजिया एंड स्पोर्स। नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट है हाइफे जिनको बोला जाता है। अब ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, ये कई बार आ चुका है एग्जाम्स में कि स्पोर्स के थ्रू रिप्रोडक्शन का क्या एडवांटेज है। तो इस रिप्रोडक्शन स्पोर्स में किसके थ्रू हो रहा है, स्पोर्स के थ्रू हो रहा है। और स्पोर्स किस में बंद रहते हैं, स्पोरेंजिया। सबसे पहली बात तो ये स्पोरेंजिया जो होता है वो काफ़ी हार्ड कवरिंग होती है, काफ़ी टफ कवरिंग होती है। इसकी वजह से ये स्पोर्स के अंदर से डिहाइड्रेशन होना मुश्किल हो जाता है। ऐसा नहीं होगा कि इनके अंदर से डिहाइड्रेशन हो गया और डिहाइड्रेशन होने की वजह से क्या होगा, यदि ये राइजोपस नीचे गिरेंगे भी तो ये रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, मतलब पूरा पूरा राइजोपस नहीं बना पाएंगे। तो ये टफ कवरिंग इसको एक तो प्रोटेक्शन का काम करती है और एक डिहाइड्रेशन से बचाती है। दूसरी बात जो स्पोर्स हैं वो काफ़ी हल्के हैं, मतलब हल्के होने से क्या होगा कि एक जगह से दूसरी जगह ईजिली ट्रेवल कर सकते हैं एयर के थ्रू। तो इनको कहीं तक भी ट्रेवल करना होगा तो एयर के थ्रू ये चले जाएंगे और इजीली वहाँ पर पूरा राइजोपस बना लेंगे, लाइट वेट होते हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूट किसके थ्रू हो सकते हैं, एयर के थ्रू हो सकते हैं। और जो स्पोर्ट्स होते हैं वो लार्ज नंबर में है ना, स्पोर्ट्स अभी देखे थे बहुत सारे हैं ना, स्पोर्ट्स तो बहुत सारे हैं, इस जगह इतने सारे स्पोर्ट्स हैं। तो स्पोर्ट्स ये लार्ज नंबर में होते हैं, इस वजह से रिप्रोडक्शन के चांस इसमें ज़्यादा होते हैं, क्योंकि कुछ लॉस्ट भी हो गए तब भी कुछ बचे रह जाएंगे, जिसकी वजह से पूरा का पूरा राइजोपस बन जाएगा। और नेक्स्ट टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। नेक्स्ट टाइप का ये क्या किस टाइप है, रिप्रोडक्शन ही है किस टाइप का है, एसेक्सुअल ही है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व होगा, मेल फीमेल नहीं होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टाइप है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो क्योंकि इसका नाम ही है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसीलिए क्या है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में जो रिप्रोडक्शन कराते हैं वो एसेक्सुअल पार्ट कराते हैं। एसेक्सुअल पार्ट कौन कौन से होते हैं, जैसे कि एक कोई प्लांट है, ये प्लांट है, ये इसकी स्टेम्स हैं, ये स्टेम है, ये प्यारी प्यारी पत्तियाँ हैं, ये प्यारी प्यारी पत्तियाँ हैं। ये इस पे लगा एक फूल आपकी तरह ये फूल लगा रहे, ये वाला फूल नहीं, ये FLOWER फ्लावर है, ये फ्लावर है, फ्लावर आपकी तरह फ्लावर है, ये आपकी तरह फूल नहीं, आप फूल थोड़ी हो, आप तो फ्लावर हो, आप तो फ्लावर हो बच्चों। तो यहाँ पे ये फूल लगा हुआ है। अब ये फूल लगा हुआ है तो फूल जो पार्ट होता है प्लांट का वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है। फूल के थ्रू ही पूरा फ्रूट बनता है और आगे जाके फ्रूट में सीड बनते हैं और सीड से ही पूरा का पूरा प्लांट बन जाता है। मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन हेल्प करता है, फ्लावर। इसी को अपन आगे पढ़ने वाले हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब पढ़ेंगे तो फ्लावर के बारे में पढ़ेंगे। बट फ्लावर के अलावा जो पार्ट हैं जैसे कि ये स्टेम्स हैं, ये रूट्स हैं, ये तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं है। बट यदि इनके थ्रू नया प्लांट्स बनाया जा सके, स्टेम के थ्रू नया प्लांट बना लो आप, रूट्स को लेकर नया प्लांट बना लो, तो इसको बोलेंगे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। मतलब ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व पार्ट थे वो नहीं, उनके अलावा जो पार्ट हैं उनको बोला जाता है वेजिटेटिव पार्ट्स। तो वेजिटेटिव पार्ट्स का यूज़ करके यदि नया प्लांट्स बना लिया जाता है तो उसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जैसे कि आपके एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया पोटैटो, ये आलू पड़ा हुआ है तो आप आलू में देखोगे कुछ टाइम के बाद क्या होता है, ऐसे करके उसमें ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है, ऐसे साइड से ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है। अब इन ग्रोथ को अलग से काट के यदि आप सॉइल में डाल देते हो, फेंक देते हो, तो ये जो ग्रोथ हुई है ना, ये पूरा का पूरा जो है अपना इस पूरे के पूरे पोटैटो के प्लांट को बना सकते हैं।
यदि इस ग्रोथ जो हुई है इनको यदि आप सॉइल में डाल देते हो तो पूरा का पूरा क्या बना लेंगे, पोटैटो का पोटैटो बना लेंगे। और पोटैटो कौन सा पार्ट होता है प्लांट का, ये बताओ मुझे। ये रूट है, स्टेम है, लीव है, क्या है पोटैटो आखिर ये पोटैटो क्या है बच्चों, पोटैटो आखिर है क्या। तो बच्चों मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा कि पोटैटो जो होता है, पोटैटो जो होता है बच्चों, एक्चुअली में ये होती है स्टेम। एक्चुअली में ये होती है स्टेम। तो पोटैटो स्टेम होता है, तना होता है, स्टेम होती है पोटैटो। और इसमें स्टेम में क्या क्या आता है, पोटैटो हो गया, ऑनियन अनियन 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 हो गया, लेमन हो गया, स्टेम है। और रूट्स क्या क्या होती हैं, रूट स्वीट पोटैटो का नाम सुना है आपने, जिसको शकरकंद भी बोलते हैं, स्वीट पोटैटो, ये होती है रूट। और अब दूसरे टाइप का रिप्रोडक्शन देख रहे हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में, लीफ के द्वारा। ये किस में होता है, ब्रायोफाइलम, ब्रायोफाइलम टाइप के जो प्लांट होते हैं उनमें लीफ के द्वारा रिप्रोडक्शन कैसे हुआ। देखो ये लीफ है, लीफ में ऐसे बड़ बनना स्टार्ट हो जाती है, बड़ अभी देखी थी ना, हाइड्रा में बड़ बन रही थी और ईस्ट में बर्ड बन रही थी। सो उसी टाइप की बर्ड्स बनती हैं इस वाली लीफ में। अब ये बर्ड यदि सॉइल में, सॉरी बर्ड नहीं, ये यदि लीफ सॉइल में गिर जाती है तो ये हर एक बर्ड एक नया ब्रायोफाइलम प्लांट बना लेगी, नया प्लांट बना लेगी। तो मतलब इन बर्ड में वो कैपेबिलिटी है कि नया प्लांट बना ले, समझ में आया। तो ब्रायोफाइलम में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ये हो गया। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हो सकता है दो टाइप का, एक होता है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। नेचुरल में क्या देखा था, अभी जो देखा था ना, जैसे ब्रायोफाइलम ये है, ये लीव्स थी और लीव में ये सारे प्लांट अपने आप ये बर्ड ग्रो हुई। अब ये पूरी लीव गिर गई सॉइल में, तो ये हर एक बर्ड ने नया प्लांट बना लिया, हर एक बर्ड ने नया प्लांट बना लिया। तो ये तो होगा नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, मतलब नेचुरली हो रहा है। दूसरा जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है वो होता है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। मतलब इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि अपने आप नेचुरली वेजिटेटिव प्रोपोगेशन नहीं होगा, आर्टिफिशियली होगा। मतलब अपने को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा वहाँ पर, अपने को क्या करना पड़ेगा, जैसे कि अपने को ये करना पड़ेगा बच्चों अपने को ये करना पड़ेगा कि जैसे ये रोज़ का प्लांट है, रोज़ का प्लांट है, ये रोज़ का प्लांट है, ये रोज़ का प्लांट है और यहाँ पर रोज़ लगे हुए हैं प्यारे प्यारे। अब आप क्या करो, एक रोज़ की स्टेम यहाँ से तोड़ो, स्टेम यहाँ से तोड़ो और उसको ज़मीन में जाके लगा दो। तो उसमें कुछ टाइम के बाद रूट डेवलप होना स्टार्ट होती है और ये पूरा एक प्लांट में डेवलप हो जाता है, फुली डेवलप प्लांट बन जाता है कुछ टाइम का। तो ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कैसे हुआ, अपन ने क्या कराया, कटिंग के थ्रू। आर्टिफिशियल का मतलब है इसमें नेचुरली नहीं होगा, जैसे कि ब्रायोफाइलम में पत्तियाँ अपने आप नीचे गिर गई थी और पूरा प्लांट बना लिया था, वैसा नहीं है। यहाँ पे अपने को मेहनत करनी पड़ेगी। आर्टिफिशियल मतलब मैन मेड है, ये आपको कटिंग करनी पड़ेगी, मतलब कट करके लाओगे जो गुलाब है वहाँ से और उसके बाद उसको ज़मीन में लगा दोगे, ये बन जाएगा। इस तरह से वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हो जाएगा, पूरा प्लांट बन जाएगा। अभी कटिंग के थ्रू वेजिटेटिव प्रोपोगेशन किस किस में होता है, रोज़ तो मैंने एग्जांपल दे ही दिया, रोज़ में होता है, लीची के अंदर होता है, लेमन के अंदर होता है और मैंगो में, गुआवा में, इन सब में होता है। मतलब एक काट के ले आओ कटिंग और वो पूरा प्लांट बनाएगा। दूसरी होती है लेयरिंग। क्या, लेयरिंग नाम से समझ में आ रहा है, नहीं सर कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो इसमें क्या करते हैं, कोई स्टेम होगी, ये प्लांट है पूरा, ये प्लांट है कोई, इसकी जो ये स्टेम है, इस स्टेम को ज़मीन के अंदर ऐसे ले जाते हैं और ऐसे लेयरिंग बना के ऐसे बाहर निकाल देते हैं। जैसे ये स्टेम निकली हुई है, इसको बेंड करेंगे और इसको ज़मीन तक, ये जब तक पहुंच नहीं जाएगी वहाँ तक ले जाएंगे और जैसे ये सॉइल के अंदर जाएगी फिर इसको दूसरी साइड से बाहर निकाल देंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, इसको यहाँ से क्लिप की मदद से यहाँ तक कुछ टाइम के लिए जोड़ देंगे। फिर क्या होगा, कुछ टाइम के बाद जो पार्ट ये ज़मीन में धंसा हुआ है ना, इसमें रूट डेवलप होना स्टार्ट हो जाएंगे और जैसे रूट डेवलप होना स्टार्ट हो, इस कटिंग को यहाँ से काट दो, इसको जो क्लिप लगा के यहाँ से जोड़ा था इसको हटा दो क्लिप को और इस पार्ट को यहाँ से काट दो और ये पूरा का पूरा जो दबा हुआ पार्ट था ज़मीन में, ये पूरा का पूरा एक नया प्लांट बन जाएगा। इसको बोला जाता है लेयरिंग। मतलब किसी एक स्टेम को सॉइल के अंदर दबाया और वहाँ से पूरा लेयरिंग करके नया प्लांट बन गया। ये भी किस किस में होता है, लेमन में, रोज़ में और जैस्मिन। जैस्मिन ये क्या होता है, जैस्मिन क्या होता है, जैस्मिन ऑयल तो सुना होगा, जैस्मिन ऑयल तो जैस्मिन के प्लांट सीधे मिलेगा। तो लेमन, रोज और जैस्मिन इन सब में होता है लेने के थ्रू। थर्ड जो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है उसमें होता है ग्राफ्टिंग। इसमें क्या करते हैं कि एक स्टेम है आपके पास, एक स्टेम है आपके पास और दूसरी स्टेम आप कहीं से काट के लाए, किसी प्लांट की स्टेम, जैसे ये प्लांट था मैंगो का, मैंगो का तो मैंगो में तो नहीं होता, ये ऑरेंज का प्लांट लाया आपने, जैसे ऑरेंज का प्लांट लेके आए और ऑरेंज की कहीं से आप स्टेम लेके आए। अब इस स्टेम को दूसरे ऑरेंज की स्टेम से जोड़ दिया आपने और इनको किससे बांध दिया आपस में, इसको आपने कनेक्ट कर दिया ग्राफ्टिंग बैग्स के थ्रू। ये ग्राफ्टिंग बैग्स आती है उसके थ्रू इनको आपस में, दो स्टेम को आपस में जोड़ दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि ये ग्राफ्टिंग की वजह से ये पूरे के पूरे नए एक सिंगल प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे एक स्टेम थी आपके पास, उस स्टेम में रूट भी निकल रही थी, आप सेम दूसरा प्लांट का स्टेम कहीं से लेके आए और इससे यहाँ से जोड़ दिया और उसके बाद इसको ग्राफ्टिंग वैक्स से अच्छी तरह से कनेक्ट कर दिया। ग्राफ्टिंग वैक्स लगा के कनेक्ट करोगे तो ये पूरा एक प्लांट में डेवलप हो जाएगा। अच्छा, इसका ये करने का फ़ायदा क्या हुआ, इसको बनाने, ग्राफ्टिंग करने का मेन पर्पज़ होता है ऑर्नामेंटल प्लांट बनाने के लिए। ऑर्नामेंटल प्लांट क्या होते हैं,
ऑर्नामेंट तो जानते हो ना आप, ऑर्नामेंट यानी कि आभूषण इनको बोलते हैं, सोने चांदी के ऑर्नामेंट सुने होंगे आपने कि चांदी कितने ऑर्नामेंट्स है मेरे पास, सोने कितने ऑर्नामेंट्स है मेरे पास, ऑर्नामेंट्स भी हो। तो ऑर्नामेंट प्लांट कैसे होते हैं कि अपन जैसी प्रॉपर्टी चाहते हैं उनमें वैसी प्रॉपर्टीज़ हों। ऑर्नामेंट्स मतलब जैसे सोने के ऑर्नामेंट मतलब जैसी अपन शेप चाहते हैं वैसी शेप में उनको कन्वर्ट करके दे दिया, जैसे झुमके बनवा ली, जैसे कि झुमके बनवा लिए तो जैसे अपन झुमके शेप चाह रहे थे वो चीज़ बन गई ना, तो उसको ऑर्नामेंट इसीलिए बोलते हैं, वो सोने के ऑर्नामेंट हो गए। प्लांट ऑर्नामेंट मतलब जैसे कि ये चाहते हैं कि अपन एकदम मीठे मीठे अपने को ऑरेंज मिलने चाहिए, तो आप एक तो ऑरेंज की स्टेम थी आपके पास, आपके खेत में लगी हुई थी और इसमें रूट्स भी थी। अब दूसरा ऑरेंज की वो स्टेम लेके आए जो आपको लगता है कि ये बहुत बेहतरीन इसके ऑरेंज का स्वाद होता है, बहुत बेहतरीन इसका टेस्ट होता है, तो आपने उस ऑरेंज को लाके इसमें कनेक्ट कर दिया। अब क्या होगा, अब जो प्लांट बनेगा आपका, जो पूरा ट्री में डाल होगा, उसके जो ऑरेंज का टेस्ट होगा एकदम जैसा आप चाहते थे, क्योंकि दूसरी जगह से लाए हो ना आप, और दूसरी जगह से लाए क्यों आप, क्योंकि उस जगह की ऑरेंज का टेस्ट आपको बहुत अच्छा लगा, तो वही टेस्ट सेम आपको यहाँ मिल जाएगा। तो ग्राफ्टिंग करने का मतलब क्या रहा, ग्राफ्टिंग करने का मतलब ये रहा कि यदि ऑरेंज उस वाली स्टेम को लेके आते और उस स्टेम को डायरेक्ट नीचे लगा देते हैं रूट में, तो उसको डेवलप होने में बहुत टाइम लग जाता, पर आपके पास ऑलरेडी थोड़ा बहुत डेवलप्ड पार्ट था। बट ऐसा नहीं कर देना कि नीचे वाला स्टेम तो है मैंगो का, ऊपर लाके ऑरेंज लगा दिया, नहीं नहीं नहीं, दोनों सेम ही होंगे। बट आपको देखो नीचे वाला पार्ट मतलब नीचे वाली स्टेम पहले से डेवलप्ड थी ना, ऊपर वाली को सिर्फ आपने कनेक्ट किया ग्राफ्टिंग के थ्रू, तो ये डेवलप्ड जल्दी होगा ना, तो जितना टाइम ओरिजिनली इसको लगना चाहिए उससे काफ़ी कम टाइम लगेगा ना। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का यदि कोई फायदा पूछ ले तो इन तीनों में क्या हो रहा है, देखो कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग में तीनों में टाइम क्या लग रहा है, कम लग रहा है ना। और यहाँ से ऑर्नामेंट प्लांट भी बन रहे हैं, जैसा टेस्ट अपन चाह रहे हैं और जैसी और कैरेक्टरिस्टिक जो भी जितनी चाहते हैं वो उनमें ये कैरेक्टरिस्टिक दे देगा। ये किस किस में होता है, ग्राफ्टिंग एप्पल्स में होता है और ऑरेंज में होता है और वाटरमेलन में होता है, इन सब में ये होता है, इन सब में ये होता है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। ग्राफ्टिंग की थ्रू 3 टाइप के हो गए। अब देखते हैं टिश्यू कल्चर, एनी इश्यू आप पढ़ेंगे, टिश्यू एनी इश्यू नो इश्यू। तो टिश्यू कल्चर में क्या होता है कि आप जिस प्लांट को भी ग्रो करना चाह रहे हो उसके टिश्यू लाओ या फिर सेल्स लेके आओ, ये टिश्यू या सेल्स लेके आए और उनको थोड़ा थोड़ा आपने ग्रो कर लिया, टिश्यू या सेल को थोड़ा सा ग्रो कर लिया, थोड़ा सा ग्रो नेचुरल एनवायरनमेंट में थोड़ा सा ग्रो कर लिया, टिश्यू के थ्रू ग्रोथ हो गई वहाँ पे, थोड़े थोड़े हल्के हल्के ऐसे प्लांट, छोटे छोटे प्लांट बन गए। अब इनको ट्रांसफर कर दोगे ऐसे केमिकल्स में, ऐसे हार्मोन्स में जो कि इनकी ग्रोथ को फास्टर कर देंगे। टिश्यू कल्चर में क्या होता है कि आपने टिश्यू लिए और उनको ऐसे एनवायरनमेंट में ग्रो करना स्टार्ट कर दिया जहाँ पर उसकी ग्रोथ एकदम तेज़ी से बढ़ जाए, तो उसमें अब ग्रोथ बढ़ने लग जाएगी और तेज़ी से ग्रो प्लांट वो तेज़ी से ग्रो हो जाएगा। तो टिश्यू कल्चर करने का फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा बच्चों कि यहाँ पे ग्रोथ जल्दी हो रही है, तो कम टाइम में आपको टिश्यू के थ्रू ग्रोथ मिल जाएगी। यदि आप नेचुरल एनवायरनमेंट में कोई इस चीज़ को लगाते तो बहुत टाइम लगता है, सॉइल में डालते तो। अब यहाँ टिश्यू कल्चर में स्पेशल एनवायरनमेंट में जहाँ पर उनकी ग्रोथ रेट बढ़ जाती है, ऐसे एनवायरनमेंट को ग्रो किया जाता है तो यहाँ पर ग्रोथ रेट मिलती है फास्ट। तो अब देखते हैं एडवांटेज क्या होते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के। सबसे पहला एडवांटेज होता है कि प्लांट ग्रो फास्टर देन प्रोड्यूस बाय सीड, यदि उसको बीज से उगाते हैं उसकी तुलना में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में प्रोसेस हो जाती है फास्ट। इसमें क्योंकि फास्ट प्रोसेस होती है तो कम टाइम में ज़्यादा नंबर, मतलब कम टाइम में ज़्यादा क्वांटिटी में प्लांट उगाए जा सकते हैं। सेकेंड, इसमें जो सीडलेस प्लांट्स होते हैं ना उनको योगा, जैसे बनाना में सीड तो होते ही नहीं, तो जिन जिन में सीड नहीं होते उनके प्लांट्स भी उगाए जा सकते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के थ्रू, ठीक है। फोर्थ क्या होता है, जेनेटिकल सिमिलरी इनफ टू द पेरेंट्स प्लांट, तो जो नए प्लांट बनते हैं वो जेनेटिकली सिमिलर होते हैं किसके, पेरेंट प्लांट के। ऐसा क्यों, जैसे ग्राफ्टिंग अब कर रहे थे तो ग्राफ्टिंग का एम ही क्या था, ऑर्नामेंट प्लांट बनाने के लिए। तो ऑर्नामेंट प्लांट मतलब जैसी क्वालिटी अपन चाहते हैं एक्जैक्टली वैसी क्वालिटी मिल जाए। जैसे कि आप आ गए ऑरेंज किसी जगह के आपको पसंद आ गए तो उसकी स्टेम लेके आ गए और जो आपके पास ओरिजिनली आपके पास स्टेम थी उसके साथ जाके उस स्टेम को कनेक्ट कर दिया। तो इस तरह से करने का क्या फ़ायदा होगा कि आपको वो क्वालिटी मिल जाएगी ऑरेंज की जो कि आप चाहते थे, मतलब इसमें जो सिमिलर टेस्ट आएगा जैसा कि आप चाहते थे। इसीलिए पॉइंट नंबर 5, डिजायरेबल करेक्टरिस्टिक्स करेक्टर कैन बी मेंटेन, बिल्कुल सही बात है, डिजायरेबल करेक्टर मेंटेन हो रहे हैं ना यहाँ पे, जैसा अपन चाहते थे वैसा टेस्ट वगैरह मिल रहा है। अब नेक्स्ट टाइप में आते हैं बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी तक जितने भी रिप्रोडक्शन के टाइप पड़े वो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थे। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब वहाँ पर मेल एंड फीमेल पार्ट इन्वॉल्व नहीं थे, सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व था, वही डिवाइड हो कि डॉटर सेल बना रहा था। अच्छा, एक चीज़ मैं बताना भूल गया शुरू में कि जैसे अमीबा डिवाइड हुआ था या अमीबा 2 पार्ट में डिवाइड होता है, तो अमीबा इनिशियली जो होता है उसको तो बोलते हैं पेरेंट अमीबा, और जो 2 ये सेल बनती है ना रिप्रोडक्शन के बाद इनको बोला जाता है डॉटर सेल। हम इनको डॉटर सेल ही क्यों बोलते हैं, इनको सन सेल क्यों नहीं बोलते, डॉटर सेल ही क्यों बोलते हैं, सन सेल क्यों नहीं बोलते, इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा रीजन है। तो डॉटर सेल इसलिए बोलते हैं क्योंकि देखो जनरली फीमेल क्या करती हैं, नए बेबी को प्रोड्यूस करती हैं, तो इनको डॉटर सेल इसलिए बोलते हैं क्योंकि आगे जाके ये भी डिवाइड होंगी और ये वापस फर्दर बनाएंगी छोटे छोटे अपने बच्चे। और बच्चे कौन बना सकता है, बच्चों इस नेचर में ज़्यादातर फीमेल ही बना सकती हैं, तो इसीलिए इनका नाम रखा डॉटर। जैसे कि धरती हमारी माता है, धरती हमारी माता है, धरती माता बोला जाता है ना, क्यों, क्योंकि बच्चों
धरती भी एक तरह से रिप्रोडक्शन का काम करती है। जैसे उसमें धरती में कोई सीड सो किया, जैसे कि गेहूँ का बीज बोया तो गेहूँ मिलता है ना आपको, गेहूँ कितना मिल जाता है, तो वो क्या करती है, रिप्रोडक्शन का काम वो कर देती है, इसीलिए उसको मदर बोला, नहीं तो धरती फादर भी तो बोल सकते थे। तो पूरा रीज़न है उसके पीछे, इस तरह से रीज़न होता है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा क्या, मेल एंड फीमेल ये दो इन्वॉल्व होंगे। तो मेल और फीमेल इन्वॉल्व होने के लिए इनका कोई ना कोई सेल इन्वॉल्व होगा बच्चों, कोई ना कोई सेल इन्वॉल्व होगा, बिल्कुल बिल्कुल वो सेल इन्वॉल्व होता है। वो सेल इन्वॉल्व होता है बच्चों जिसको बोला जाता है सेक्स सेल, जिसको बोल सकते हैं सेक्स सेल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व है। तो फीमेल के केस में अलग टाइप का सेल बनेगा, मेल के टाइम में अलग टाइप। अच्छा, ये सेल जब बन रहे हैं बच्चों, तो एक चीज़ यहाँ पे आपको देखनी पड़ेगी कि देखो ह्यूमन का एग्जांपल लेके समझते हैं। ह्यूमन बॉडी में टोटल, ये ह्यूमन बॉडी का सेल है, इसके अंदर ये है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर रखा हुआ है क्रोमोसोम, और टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं एक बॉडी में। ह्यूमन बॉडी में 23 पेयर्स होते हैं, यानी कि जो डीएनए होते हैं उनके 23 पेयर्स होते हैं। अच्छी बात है। बट देखो इनके अंदर होने वाला है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब मेल और फीमेल आपस में जुड़ने वाले हैं, मेल और फीमेल आपस में फ्यूज होने वाले हैं। तो यदि इसमें 46 पेयर, मतलब 40 टोटल 46 ही रहे, इसमें भी 46 क्रोमोसोम रहे, तो ये तो जब एक नया सेल बनाएंगे तो इसमें तो टोटल 46 × 2 इतने क्रोमोसोम आ जाएंगे। तो इतने क्रोमोसोम, तो आपको मैंने क्या बताया था, यदि डीएनए की अमाउंट ज़्यादा आ गई या फिर डीएनए में बहुत ज़्यादा चेंजेज आ गए, तो सेल उसके साथ सर्वाइव नहीं कर पाएगी और ये सेल बढ़ जाएगी। हमें तेरी कसम हम मर जाएंगे, मेरे यारा तेरे काम यदि कर पाएंगे। तो इसने कम पाली कितने सारे सेल। तो देखो आप खुद ही दिमाग लगाओ, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर जो सेक्स सेल बनते हैं तो उनमें क्रोमोसोम का नंबर हो जाता है हाफ, मतलब मेल से आएंगे 23 और फीमेल से भी क्रोमोसोम आएंगे 23। तो नया जो ऑर्गेनिज्म मिलेगा उसमें टोटल हो जाएंगे 46, और ह्यूमन बींग में कितने होने चाहिए थे, 46 ही होनी चाहिए, यानी कि 23 पेयर्स ही होने चाहिए थे। वाह क्या बात है, आगे ना मजा है ना मजा। तो ऐसे सेल डिवीजन होता है, इसी सेल डिवीजन के टाइप को बोला जाता है मियोसिस। जब क्रोमोसोम का नंबर हाफ रह जाता है उस टाइप के रिप्रोडक्शन को, इस टाइप के सेल डिवीजन को बोला जाता है मियोसिस, जब क्रोमोसोम का नंबर हाफ रह जाता है। तो देखो इसमें क्रोमोसोम का नंबर हाफ रह रहा है ना, तो इस टाइप के होता है। अब देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस क्या है, तो इसके लिए जाना पड़ेगा इनिशियल में, यहाँ पर कहीं लिखा होगा दोनों के बीच में डिफरेंस। ओ हो मिल जा रहे अरे हाँ मिल गया। तो देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसमें क्या होता है, ओनली वन पेरेंट इज रिक्वायर्ड, इसमें 2 पेरेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। इसमें गैमीट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा अभी तक, आपने देखा था कुछ ऐसे मेल सेल से जो गैमीट वगैरह बन रहे हैं। गैमीट वगैरह क्या है, जो अभी मैंने बताया था ना सेक्स है, उन्हीं को गैमीट बोलते हैं बच्चों। फीमेल में अलग, फीमेल में बोलेंगे तो फीमेल गैमीट हो जाएगा, मेल में बोलेंगे तो मेल गैमीट हो जाएगा। जो सेक्स है उन्हीं को गैमीट बोल रहे हैं एक्चुअली। और यहाँ पर भी गैमीट फॉर्मेशन होता है, जबकि यहाँ पे गैमीट फॉर्मेशन वगैरह नहीं होता, सिर्फ एक पेरेंट से डिवीजन होकर डॉटर सेल बन जाती है। इसमें देखो जाइगोट क्या होता है, जाइगोट ये होता है कि जब मेल गैमीट और फीमेल गैमीट आपस में फ्यूज हो जाते हैं, मतलब आपस में जुड़ जाते हैं, तो जो जैसे मैंने बताया था ना अभी कि 23 और 23 रह जाते हैं इनमें, 23 पेयर्स नहीं, सिर्फ 23 क्रोमोसोम रह जाएंगे, तो आपस में फ्यूज होते हैं तो 46 क्रोमोसोम बना लेते हैं। तो जिस टाइम पे ये फ्यूज होकर 46 बनाते हैं उसी स्ट्रक्चर को रहता है जाइगोट। तो इसमें तो अभी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जितना भी बढ़ा था उसमें जाइगोट वगैरह का नाम सुना था आपने, नहीं सुना था, जबकि इसमें जाइगोट फॉर्म होते हैं। अभी देखेंगे अपन जब ये इसका टाइप पढ़ेंगे तब पता। इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता, फर्टिलाइजेशन बोलते किसको, जब मेल और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज होते हैं उसी प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन बोला जाता है। जबकि यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगा वो अभी अपन देखने वाले हैं जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तब। इसमें क्या होता है, शॉर्ट टाइम इज रिक्वायर्ड। शॉर्ट टाइम क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें देखो क्या हो रहा था, अभी अमीबा में पढ़ा था सिर्फ 2 पार्ट में टूट रहा था, ठीक है। स्पोरेंजिया भी फ्रेगमेंटेशन में कर रहा था, ऐसे करके ईस्ट में भी बडिंग वगैरह हो रही थी, मतलब वो टाइम कम लग रहा था उसमें। जबकि यहाँ पे लार्जर टाइम लगेगा, पहले मेल बॉडी गैमेट तैयार करेगी, फिर फीमेल बॉडी गैमेट तैयार करेगी, फिर वो आपस में फ्यूज होंगे, तब वो बनाएंगे जाइगोट, फिर जाइगोट फर्दर डिवाइड होता जाएगा, तब जाके बनाएगा वो एम्ब्रियो, फिर आगे जाके बनाएगा फीटस में। जैसे यदि ह्यूमन बॉडी की बात करें, और प्लांट्स में तो ये सिर्फ यहीं तक खत्म हो जाता है एम्ब्रियो तक, बट यदि ह्यूमन बॉडी में चलें तो एम्ब्रियो बनाएगा, फिर बनाएगा बेबी डेवलप करेगा, ऐसे करके टाइम बहुत लग जाएगा। क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ डिवाइड होना है, ये होना है, वो होना है, डिवाइड डिवीजन पे बेस्ड है, तो यहाँ पर टाइम लगता है कम, किसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कम टाइम लगता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज़्यादा टाइम लगता है। तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हाँ यार समझते नहीं है तो इसमें 3 स्टेजेज हो सकती हैं। फर्टिलाइजेशन किसको बोला जाता है, पहले तो ये बताओ। मैंने अभी बताया था जब मेल गैमीट फीमेल गैमीट आपस में फ्यूज होते हैं, इस प्रोसेस को बोला जाता है फर्टिलाइजेशन। तो इससे पहले मतलब जो आपस में फ्यूज हो उससे पहले की प्रोसेस को बोला जाएगा प्री फर्टिलाइजेशन, और फ्यूज होने के बाद की प्रोसेस को बोला जाता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो प्री फर्टिलाइजेशन में आपके हिसाब से क्या होगा,
तो प्री फर्टिलाइजेशन में ये होगा कि गैमीट बनेंगे ना, पहले गैमीट बनेंगे ना तभी तो फ्यूज हो पाएंगे, तो गैमीट बनते हैं पहले, उसको बोला जाता है प्री फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। अब गैमीट बन गए, उसके बाद की प्रोसेस को बोला जाता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। गैमीट बनने के बाद को बोला जाता है प्रोसेस को पोस्ट फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। तो गैमीट किसको बोलते हैं, सेक्स सेल को, जो कि अभी मैंने बताया था। तो ये क्या होते हैं, ये स्पेशल सेल होते हैं जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ज़रूरी होते हैं। इनमें क्रोमोसोम का नंबर कितना रहता है, हाफ रह जाता है, मैंने अभी बताया था। उसका रीजन भी क्या है, उसका रीजन क्या है कि 46 23 रहेगा, क्योंकि मेल और फीमेल गैमेट को आपस में फ्यूज होना है। तो यदि वो 46 के 46 रहते तो डॉटर सेल में कितने आ जाते हैं, 46 × 2, जबकि अपने को चाहिए तो 46, इसीलिए यहाँ पे मियोसिस हो जाता है और क्रोमोसोम का नंबर हो जाता है हाफ। अब देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट इज नोन एज गैमीटोजेनेसिस। गैमीट बनने की प्रोसेस को बोलते हैं गैमीटोजेनेसिस। तो मेल में जो गैमीट होता है उसको बोला जाता है स्पर्म, स्पर्म। तो इसीलिए मेल बॉडी में जो गैमीट फॉर्मेशन होता है इसको बोलेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस, और फीमेल बॉडी में जो गैमीट होता है उसको बोला जाता है ओवल या एग सेल, तो इसको बोला जाता है इसको ऊजेनेसिस, ऊजेनेसिस। तो इसमें गैमीट बनने की, जब फीमेल में गैमीट बनने की प्रोसेस को बोला जाता है ऊजेनेसिस, जबकि मेल में गैमीट बनने की प्रोसेस को बोला जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस। इसमें क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाता है, हाफ रह जाता है गैमीट फॉर्मेशन के दौरान, इसको बोला जाता है मियोसिस, एंड गैमीट रिमेन सेम इन मीटोसिस। जबकि मीटोसिस एक दूसरा टाइप होता है। मीटोसिस में क्या होता है, सेल डिवीजन का ही टाइप होता है। उसमें जो क्रोमोसोम का नंबर यदि यहाँ पे 46 है तो बाद में भी 46 ही रहेगा सेल डिवीजन के बाद भी, तो यहाँ पे चेंज नहीं होता। बट अभी जो पढ़ रहे हैं अपन उसमें होता है मियोसिस। समझ में आ गया। तो ये सब किसकी प्रोसेस है, ये प्री फर्टिलाइजेशन, मतलब फर्टिलाइजेशन मतलब मेल और फीमेल की फ्यूजन से पहले के प्रोसेस होते हैं प्री फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन मतलब फ्यूज होने के बाद जो प्रोसेस होगा उसको बोलेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो आपको डिफ्रेंशिएट करना होगा उनके बीच में क्लियरली कि कब तक का प्रोसेस तो फर्टिलाइजेशन था और किस प्रोसेस को प्री फर्टिलाइजेशन बोलेंगे, किस प्रोसेस को पोस्ट फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। तो चलो पहले देखते हैं कि मेल और फीमेल गैमीट में क्या डिफरेंस होता है। तो मेल गैमीट होता है वो साइज में होता है स्मॉल इन साइज, मेल गैमेट, ओके। जबकि ये फीमेल गैमेट होता है लार्ज इन साइज। ऐसा क्यों होता है, लार्ज इन साइज इसलिए होता है क्योंकि इसके पास रहता है फूड रिजर्व रहता है, और फूड रिजर्व रखना है उसको, तो उसका साइज तो ज़्यादा होना ही चाहिए, ठीक है। जबकि यहाँ पर कोई नो फूड रिजर्व नहीं रहता। और मेल गैमेट होता है मोटाइल, यानी कि मूव कर सकता है वो, जबकि फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल, यानी कि वो मूव नहीं कर सकता है। जैसे कि आप देख भी सकते हो, जो बॉयज़ होते हैं यानी कि मेल होते हैं वो क्या करते हैं, मोटाइल होते हैं। वो फीमेल के पीछे पीछे, गर्ल के पीछे पीछे भागते रहते हैं ना, क्योंकि उनके जो देखा जाए ना, ये देखो हम भी उनके मोटाइल है ना, मेल गैमेट भी मोटा है ना, दौड़ता रहता है, तो ये बॉयज़ भी दौड़ते रहते हैं फीमेल के पीछे पीछे, जबकि फीमेल को दौड़ने की जरूरत नहीं है, उनका साइज भी ज़्यादा होता है और फूड भी उनके अंदर रिजर्व रहता है। अब देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावर प्लांट को बोला जाता है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म वो प्लांट होते हैं जिसमें फ्लावर भी होते हैं और फ्रूट भी बनते हैं। और दूसरे इनके जो अपोजिट होते हैं उनको बोला जाता है जिम्नोस्पर्म उस टाइप के प्लांट होते हैं जिसमें फ्लावर और फ्रूट नहीं होते। तो देखते हैं एंजियोस्पर्म में कैसे रिप्रोडक्शन होता है। इस कौन सा रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो मतलब मेल पार्ट भी होगा और फीमेल पार्ट भी होगा। तो फ्लावरिंग प्लांट में कौन कौन से पार्ट होते हैं, एक तो होता है सेपल क्या होता है, आपने छोटा सा कोई जब फूल नया नया खिलने वाला होता है तो हरे कलर का एक ऐसा प्रोडक्शन करने के लिए हरे कलर का ऐसा कुछ कवरिंग आती है, उसके अंदर ही फ्लावर कवर रहता है। तो ये ग्रीन कलर की जो कवरिंग है ना, उसी को बोला जाता है बच्चों सेपल। ये क्या करता है, इनिशियल फेज में जब फूल बन रहा होता है उसके इनिशियल फेज में इस मतलब फ्लावर को कवर करती है, तो इस फ्लावर को कवर करती है, इसको बोला जाता है सेपल। फिर उसके बाद क्या होगा उसके बाद जैसे ही सेपल बड़ा, मतलब ये फ्लावर बड़ा होता जाएगा तो पंखुड़ियाँ आपने देखी होंगी, पंखुड़ियाँ, तो ये होती है सेपल। यानी रंग बिरंगी जो पंखुड़ियाँ देखती हैं उनको बोला जाता है, उनको सॉरी सेपल नहीं बोलेंगे, उनको बोलेंगे अपन, कहाँ गए उनका नाम, कहाँ गया, अरे है नहीं उनका नाम, पीटल, उनको बोला जाता है पीछल, उनका पीटल बोला जाता है। अच्छा, इनका क्या यूज होता है, ये जितने भी अभी मैं बताता हूँ पॉलिनेशन क्या होता है, तब मैं बताऊँगा पीटल का यूज, मतलब रंग बिरंगी पंखुड़ियाँ पीटल बोलेंगे। और सेपल जो नीचे जो पार्ट रहता है जो इनिशियली में प्रोटेक्ट करके रखता है उस कली को, नाजुक कली को, उसी को बोला जाता है सेपल। और जो रंग बिरंगी पंखुड़ियाँ उनको पीटल बोला जाता है। अब मेल और फीमेल पार्ट देखते हैं। तो जो मेल पार्ट होता है बच्चों, जो मेल पार्ट होता है उसको बोला जाता है स्टेमन। क्या, स्टेमन। तो मेल पार्ट के भी दो पार्ट होते हैं, एक होता है एंथर, ये एंथर जो ऊपर ये दिख रहा है ना, इसको बोला जाता है एंथर। और ये ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर से जुड़ के बना हुआ है ना, उसको बोला जाता है फ्लामेंट। जो ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं फ्लामेंट, जो कि एंथर को होल्ड करती है। और ये ऊपर ये है इसको बोला जाता है एंथर। और एंथर के अंदर ही होते हैं पोलन ग्रेन्स। और पोलन ग्रेन ही क्या होते हैं, पोलन ग्रेन के अंदर ही होता है मेल गैमीट होता है, पोलन ग्रेन के अंदर ही मेल गैमीट होता है। फिर जो फीमेल पार्ट है इसका, फीमेल पार्ट को कंबाइंड बोला जाता है कार्पल या पिस्टिल, PISTIL, कार्पल या पिस्टिल। इसके जो पार्ट होते हैं वो तीन पार्ट होते हैं, होता है स्टिग्मा, एक होता है स्टाइल और थर्ड पार्ट होता है ओवरी।
स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, इन तीनों के क्या क्या वर्क हैं वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा। बट अभी याद रखो इनके फीमेल पार्ट के 3 पार्ट होते हैं। फीमेल पार्ट को बोला क्या जाता है कार्पल या पिस्टिल कंबाइंड रूप से, और फीमेल पार्ट के 3 पार्ट हैं स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, और ओवरी के अंदर ही होता है ओव्यूल। मेल पार्ट के दो, मेल जो पार्ट है उसके फर्दर डिवाइड किया 2 पार्ट में, एक होता है एंथर, एक होता है फ्लामेंट, और एंथर के अंदर होते हैं पोलन ग्रेन्स, जिनमें मेल गैमीट जिनके पोलन ग्रेन के अंदर ही रहते हैं। अब देखो रिप्रोडक्शन होता कैसे कैसे होता है, देखो ये मेल पार्ट है, इस मेल पार्ट के अंदर होते हैं पोलन ग्रेन्स, पोलन ग्रेन्स यही होते हैं, यही होते हैं, और पोलन ग्रेन के अंदर ही होता है मेल गैमीट जो कि रिप्रोडक्शन करेगा। अब इस पोलन ग्रेन को यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचना है बच्चों, यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचना है, मेल पार्ट को फीमेल पार्ट तक पहुँचना है। तो क्या होता है ये पोलन ग्रेन्स या तो एयर के थ्रू, या तो वाटर के थ्रू, या फिर किसी बर्ड के थ्रू, या किसी इंसेक्ट के थ्रू, या तो किसी पक्षी या किसी इंसेक्ट को क्या बोलेंगे, इंसेक्ट बोल देते हैं, उसके थ्रू, या फिर वाटर के थ्रू, एयर के थ्रू, किसी ना किसी के थ्रू ये पोलन ग्रेन क्या होंगे, इधर से उठ के जाएंगे फीमेल पार्ट में। और जो फीमेल पार्ट का जो ऊपरी ये हिस्सा है इसको बोला जाता है स्टिग्मा। ये होता है थोड़ा सा चिपचिपा टाइप का, इसे बोल सकते हैं, स्टिकी होता है, स्टिकी नेचर का होता है। स्टिकी नेचर का क्यों होता है, देखो नेचर ने सारी चीज़ें बड़े प्लान से, बड़े इत्मीनान से प्लान करी हैं, क्योंकि यदि स्टिकी नेचर का नहीं होता और एयर के थ्रू पोलन ग्रेन यहाँ पहुँचने वाला होता तो स्टिकी नहीं होता, तो क्या होता कि पोलन ग्रेन यहाँ पे आ भी जाता तो वापस उड़ के कहीं और चला जाता। पर ये स्टिकी नेचर का है तो क्या कर लेगा, ये इससे चिपका रह जाएगा, इससे चिपका रह जाएगा, किससे, स्टिग्मा से। और स्टिग्मा से एक ट्यूब जुड़ी हुई है जिसको बोला जाता है स्टाइल, और स्टाइल किससे जुड़ी हुई है, ओवरी से, और ओवरी के अंदर है ओव्यूल, और इन्हीं ओव्यूल के साथ जब ये मेल गैमीट फर्टिलाइजेशन करेगा तभी रिप्रोडक्शन कंप्लीट होगा। मेल और फीमेल गैमीट का आपस में जो फ्यूजन होता है उसी को फर्टिलाइजेशन बोला जाता है। तो एक चीज़ बताओ आप मुझे कि मेल गैमीट यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया। अब ये क्योंकि स्टिकी नेचर का है तो यहाँ पे वो चिपक गया, इसकी सरफेस पे चिपका रह गया। इसको हटाते हैं पहले, फिर और बात करते हैं। हट गया, ये पोलन ग्रेन यहाँ पे आ गया, यहाँ पे चिपका रह गया। अब ये क्या करता है, यहाँ पे बैठा बैठा एक ट्यूब डेवलप कर लेता है, ये ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर डेवलप कर लेता है, और ये ट्यूब जाती है इधर, इसके अंदर चली जाती है, ओवरी के अंदर ये ट्यूब यहाँ तक पहुँच जाती है, ओवरी के अंदर तक ट्यूब पहुँच जाती है। जिस जगह से ये ट्यूब ओवरी के अंदर एंटर करती है उसको बोला जाता है माइक्रोपाइल। इस जगह को, जिस जगह से जो ट्यूब निकली है पोलन ग्रेन से वो ओवरी में एंटर करती है उसको बोला जाता है माइक्रोपाइल। उस जगह को क्या बोला जाता है, माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल के थ्रू क्या होगा, माइक्रोपाइल के थ्रू ये इसके अंदर एंटर कर जाती है। अब क्या होगा, पोलन ट्यूब रीचेज ओवरी एंड एंटर इनटू ओव्यूल। देखो ओवरी में तो ये ओवरी तो ये तो ओवरी है ही, ओवरी के अंदर तो पोलन ट्यूब डेवलप हो ही रही है, तो ओवरी के अंदर तो डेवलप हो गई, पर जिस जगह से ये ओव्यूल में एंटर करेगी उसी जगह को बोला जाता है माइक्रोपाइल। ठीक है, अब ये पोलन ग्रेन यहाँ तक नहीं आता, ये पोलन ग्रेन तो यहीं रह जाएगा, और ट्यूब के अंदर किस चीज़ को भेजता है, ये मेल गैमीट को भेजता है। पोलन ग्रेन के अंदर क्या था, मेल गैमीट था जो कि फाइनली फर्टिलाइजेशन करेगा, वो पोलन ग्रेन के अंदर था, वो इस ट्यूब के थ्रू आ जाएगा। ओवरी में तो आएगा, ये ट्यूब ओवरी में तो आ ही रहा है, पर ये ट्यूब जिस जगह से ये ओव्यूल में एंटर करेगी उसको बोला जाता है माइक्रोपाइल, उस जगह को माइक्रोपाइल बोला जाता है। तो माइक्रोपाइल के थ्रू जो मेल गैमीट है, फीमेल गैमीट यानी कि ओव्यूल से टकरा गया, मुझसे टकरा गए बाद मुद्दत के वो, और पहले के जैसा नशा छा गया, तो पहले के जैसा इनको नशा छा गया और मेल और फीमेल गैमीट आपस में फ्यूज हो गए, और इस प्रोसेस को बोला जाता है फर्टिलाइजेशन। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, बड़ा मासूम सा क्वेश्चन है मेरा। वो क्वेश्चन ये है कि पोलन ग्रेन का एक जगह से दूसरी जगह, मतलब मेल पार्ट से फीमेल पार्ट तक जाने वाले प्रोसेस को आप प्री फर्टिलाइजेशन में रखोगे, फर्टिलाइजेशन में रखोगे, या पोस्ट फर्टिलाइजेशन में रखोगे, बताओ। क्योंकि ये प्रोसेस हो रहा है फर्टिलाइजेशन होने से पहले, तो इसको रखेंगे प्री फर्टिलाइजेशन में, और फर्टिलाइजेशन तो इसको बोल ही रहे। अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन यानी कि मेल और फीमेल गैमीट आपस में जुड़ गए, और मेल और फीमेल गैमीट जब आपस में फ्यूज होते हैं तो बनता है जाइगोट। कौन सा कोट, जाइगोट बन गया। अब जाइगोट फर्दर डिवाइड होता है, बहुत सारे सेल्स में ये डिवाइड होता है, बहुत सारे सेल्स में डिवाइड होता है, तब बना लेता है ये एम्ब्रियो बना लेता है। ठीक है। तो ये जाइगोट बन गया, जाइगोट के बाद बन गया एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो क्या होता है, एम्ब्रियो कन्वर्ट होता है किसमें, ये एम्ब्रियो बन गया, मतलब ये एम्ब्रियो कहाँ पे बना, ओव्यूल में, तो ओव्यूल तो कन्वर्ट हो जाता है सीड में, ओव्यूल बना लेता है सीड, और जो ओवरी है, ओवरी क्या है जिसके अंदर ओव्यूल बने हुए हैं, तो ओवरी कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट में, ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो गई, ओव्यूल कन्वर्ट हो गया सीड में, और बाकी जो ये पिस्टल वगैरह थी ना, पिस्टल और ये क्या है अपना सेपल, ये सारे फॉल ऑफ हो जाएंगे, यहाँ से ये नीचे गिर जाएंगे, से फ्रूट किस चीज़ से बना है, ओवरी से, और जो सीड होगा वो बनता है ओव्यूल से सीड बना, और ओवरी से बना फ्रूट। इस तरह से फ्रूट और सीड बन जाते हैं। सीड है क्या, सीड को यदि देखा जाए तो सीड है क्या, वैसे सीड क्या है,
सीड एम्ब्रियो ही है ना, क्योंकि जायगोट बन गया था पहले मेल फीमेल के कॉम्बिनेशन से, फिर जायगोट डिवाइड होते होते एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो गया, मतलब सीड अभी एम्ब्रियो के रूप में सुरक्षित है। जैसे ही उस एम्ब्रियो को आप डालोगे सॉइल में, ये फर्दर डिवाइड होना स्टार्ट करेगा और पूरा प्लांट डेवलप कर लेगा, रिप्रोडक्शन हो जाएगा, मतलब उस सीड के अंदर कैपेसिटी है इस तरह से डेवलपमेंट। अब देखो टाइप ऑफ फ्लावर की यदि बात करी जाए टाइप ऑफ फ्लावर की यदि बात करी जाए तो टाइप ऑफ फ्लावर आपके हिसाब से कितने टाइप के हो सकते हैं? 2 टाइप के होते हैं बच्चों, एक होते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर और एक होते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल मतलब जिसमें मेल और फीमेल पार्ट एक ही फ्लावर के अंदर यदि हो तो उसको बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो देखो इसमें मेल पार्ट और फीमेल पार्ट एक ही फ्लावर के अंदर है, तो ये किस टाइप का फ्लावर होगा? बाइसेक्सुअल फ्लावर। कई फ्लावर ऐसे होते हैं मेल पार्ट अलग फ्लावर में होता है, फीमेल पार्ट अलग फ्लावर में होता है, उनको बोलेंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर के एनसीईआरटी में जो एग्जांपल दे रखे हैं बच्चों, यूनिसेक्सुअल फ्लावर के सिर्फ 2 एग्जांपल दे रखे हैं, एक पपाया एक वाटरमेलन, एक पपाया एक वाटरमेलन, और मस्क मेलन भी होता है इसका एग्जांपल। वाटरमेलन यानी कि तरबूज, मस्क मेलन यानी कि खरबूज, और पपाया, इसमें एक प्लांट में एक ही टाइप का या तो मेल पार्ट होगा या फीमेल पार्ट होगा। बट मैं 1-2 एग्जांपल और बता देता हूँ आपको, जैसे कि कुक्यूम्बर खीरा होता है ना, वो भी यूनिसेक्सुअल होता है। बाइसेक्सुअल के एग्जांपल देखते हैं जिसमें मेल और फीमेल पार्ट दोनों होते हैं, तो इसका एक एग्जांपल हो जाएगा रोज़, लिली, पी और जो हिबिस्कस। रोज़ और हिबिस्कस तो 100% याद रखना, ये एनसीईआरटी में दे रखे हैं। रोज़, हिबिस्कस, लिली, पी, सनफ्लावर, मैंगो और ब्रिंजल। सनफ्लावर, मैंगो और ब्रिंजल ये सारे होते हैं बाइसेक्सुअल के एग्जांपल, और ये होता है यूनिसेक्सुअल के एग्जांपल। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 2 टर्म आती हैं, एक होती है सेल्फ पॉलिनेशन। क्या होता है पहले तो ये बताना पड़ेगा ना, पॉलिनेशन क्या होता है? पॉलिनेशन इज डिफाइंड एज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। तो अभी मैंने बताया था कि मेल पार्ट से पोलन ग्रेन का स्टिग्मा तक जो ट्रांसफर होता है उस प्रोसेस को बोला जाता है पॉलिनेशन। कौन सा नेशन? पॉलिनेशन। और पॉलिनेशन किस किस के थ्रू हो सकता है? वाटर के थ्रू हो सकता है, एयर के थ्रू हो सकता है, बर्ड के थ्रू हो सकता है, इंसेक्ट के थ्रू हो सकता है। मतलब ये सारी चीज़ें मेल जो अपना गैमीट है उसको फीमेल गैमीट तक पहुंचा सकते हैं, मतलब पोलन ग्रेन्स को स्टिग्मा तक पहुंचा सकते हैं। कौन कौन? एयर, वाटर, इंसेक्ट, बर्ड, ये सारी चीज़ें पहुंचा सकते हैं। और पॉलिनेशन हो सकता है 2 टाइप का, सेल्फ पॉलिनेशन या फिर क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होगा कि ये जो फ्लावर है ना उसके अंदर मेल पार्ट भी है, फीमेल पार्ट भी है। तो यदि एक ही फ्लावर के अंदर, सेम फ्लावर के अंदर यदि मेल पार्ट से फीमेल पार्ट तक, मेल पार्ट से और फीमेल पार्ट तक, मेल पार्ट से लेके फीमेल पार्ट तक यदि कोई जा रहा है, मतलब मेल पार्ट से और फीमेल पार्ट तक यदि इसको ट्रांसफ़र किया जा रहा है तो इसको तो बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। या फिर ऐसा हो सकता है कि एक ही प्लांट है बट उसमें 2 अलग अलग जगह पे, एक फ्लावर यहाँ, एक फ्लावर यहाँ भी है, एक फ्लावर यहाँ, एक फ्लावर यहाँ। तो यदि इस फ्लावर से मेल पार्ट इस फ्लावर के फीमेल पार्ट तक आ रहा है तब भी इसको सेल्फ पॉलिनेशन ही बोलेंगे। क्यों बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन? क्योंकि बच्चों प्लांट तो सेम ही है, ये प्लांट तो सेम ही है। यदि ये बाइसेक्सुअल हुआ तो हो सकता है कि सेम पे भी पहुँचा, पड़ी यूनिसेक्सुअल हुआ तो एक फ्लावर तो से मेल पार्ट रखेगा, एक फीमेल रखेगा, तो उसको दूसरी प्लांट पे जाना पड़ेगा, तो वो इसको सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं। जब सेम प्लांट के फ्लावर पे ही ये मतलब एक जगह से दूसरी जगह मेल पार्ट से फीमेल पार्ट पे ट्रांसफर हो रहा होता है तब। बट यदि सेम फ्लावर के अंदर ट्रांसफर हो रहा है ना, सेम फ्लावर के अंदर, उसको बोला जाता है ऑटोगेमी। और यदि फ्लावर बदल गया, प्लांट सेम है, फ्लावर बदल गया, प्लांट सेम है, तो सेल्फ पॉलिनेशन ही बोलेंगे, भले ये फ्लावर बदल जाए। बट इसको एक नया टर्म बोला जाता है जीटोनोगेमी, जीटोनोगेमी। यदि फ्लावर बदल गया तो जीटोनोगेमी। क्रॉस पॉलिनेशन तो आपको पता ही है, 2 अलग अलग फ्लावर, 2 अलग अलग प्लांट फ्लावर में जब ये ट्रांसफर होता है तो उसको बोला जाता है क्रॉस पॉलिनेशन। और इसको जीनोगेमी भी बोला जाता है, जीनोगेमी। ठीक है, पूरा प्रोसेस समझ में आ गया। अब थोड़ी सी बात करते हैं जो सीड बनाना, सीड उसकी बात करते हैं। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, मैंने बता ही दिया था। फर्टिलाइजेशन कब तक बोलते हैं? जब मेल और फीमेल पार्ट आपस में कंबाइंड हो जाते हैं, बन जाता है जाइगोट। तो ये कंबाइंड हुए उस प्रोसेस को बोलता है फर्टिलाइजेशन बोला जाता है। फिर जाइगोट बन गया, फर्टिलाइजेशन में जाइगोट बन गया। अब इसके आगे जो भी प्रोसेस होगी पोस्ट फर्टिलाइजेशन के अंडर आएगी, मतलब जाइगोट फर्दर डिवाइड होता है और बन जाता है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो बन जाता है, और एम्ब्रियो में क्या होता है? एम्ब्रियो बन गया तो एम्ब्रियो में जो ओव्यूल था, ओव्यूल तो कन्वर्ट हो गया सीड में, और जो ओवरी थी वो कन्वर्ट हो जाएगी फ्रूट में, और बाकी सारे पार्ट नीचे गिर जाएंगे। तो सीड की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, सीड क्या होता है। सीड देखो, सीड के ये सब पार्ट होते हैं। एक तो होता है सीड कोट। सीड कोट क्या होता है? जो सीड आप देखोगे किसी चीज़ का तो जिसकी आउटर लेयर होती है बहुत ही टफ होती है, बहुत ही कड़क होती है, मतलब वो तोड़ोगे तो आप टूटेगी नहीं, वो मतलब टफ होती है, प्रोटेक्शन। उसके अंदर जो पार्ट होते हैं वो होते हैं प्यूमुल एंड रेडिकल। प्यूमुल वो पार्ट है जो आगे चल के बनाएगा सूट, यानी कि देखो ये प्लांट, ये ज़मीन है, तो ज़मीन के नीचे जो प्लांट का पार्ट होता है उसको बोला जाता है रूट, और ऊपर जो प्लांट का पार्ट होता है उसको बोला जाता है सूट।
तो प्यूमोल तो डेवलप होता है फ्रूट के रूप में, और रेडिकल जो डेवलप होता है फ्यूचर रूट के रूप में डेवलप होता है। फ्यूचर रूट बनाएगा रेडिकल और फ्यूचर शूट बनाएगा प्यूमोल। और ये जो पास में जो टफ पार्ट है उसको रहता है कॉटिलिडॉन। और कॉटिलिडॉन क्या करता है, फूड स्टोरेज का काम करता है। तो इनिशियली जैसे कि ये बीज है, ये सीड है, ये आपने डाल दिया ज़मीन में, तो इसको डेवलप होने की इनिशियली कुछ फूड की जरूरत पड़ेगी ना, तो वो फूड ही कहाँ से मिलेगा इसको, तो बाद में तो ये न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लेने लग जाएगा, सॉइल से लेने लग जाएगा, न्यूट्रिएंट्स वाटर भी सॉइल से लेने लग जाएगा। बट इनिशियली ये थोड़ा और डेवलप होने के लिए न्यूट्रिएंट्स वगैरह कहाँ से लेगा, तो जो कॉटिलिडॉन होता है ना उसके पास फूड स्टोर रहता है। जैसे कि अपनी मैंने अभी मेल और फीमेल गैमीट बताए थे ना, तो फीमेल गैमीट क्या कर रहा था, वो फूड को भी स्टोर कर रहा था ना, ऐसे यहाँ पे जो कॉटिलिडॉन है वो भी फूड को स्टोर करके रखता है, वो इनिशियल ग्रोथ के लिए हेल्पफुल रहता है। तो जैसे ये थोड़ा सा डेवलप हो जाएगा उसके बाद तो ये न्यूट्रिएंट्स वगैरह सॉइल से लेने लगेगा और फुली ग्रोन प्लांट बना लेगा। अब कॉटिलिडॉन के बेस पे भी इस सीड को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है मोनोकॉटिलिडॉन, एक होता है डाइकॉटिलिडॉन। मोनोकॉटिलिडॉन का मतलब ये दो पार्ट दिख रहे हैं ना, कॉटिलिडॉन एक इधर भी एक इधर भी, यदि सिर्फ एक साइड ही कॉटिलिडॉन होता है, ये इस टाइप नहीं होता, तो इसको बोला जाता है मोनोकॉटिलिडॉन, या फिर इसको शॉर्ट में बोलते हैं मोनोकॉट। यदि दोनों साइड ही पार्ट होते हैं तो उसको बोलते हैं डाइकॉट। समझ आया? तो सीड ऐसे होता है। अब सीड का ये क्या हुआ, जैसे अब जर्मिनेशन किसको बोलते हैं, जर्मिनेशन यदि देखना हो तो चने को रात में भिगो देना और उसको पानी से निकाल के दूसरे दिन कहीं खुले में रख देना, तो अगर उसको थोड़ी बहुत एयर मिलती रही तो आप देखोगे वहाँ पे जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाता है, मतलब ऐसे करके कुछ डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। जैसे ये देखो, ये जर्मिनेशन हो रहा है, ये देखो जर्मिनेशन, यदि इसको आप सॉइल में डाल दोगे ना तो पूरे प्लांट में ये डेवलप हो जाएगा। जर्मिनेशन समझ आया? अब देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग। किसमें? ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग में कैसे रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमन बीइंग में कैसे होता है बच्चे? तो देखते हैं बच्चों कि ह्यूमन बीइंग में रिप्रोडक्शन कब स्टार्ट होता है, ये कैपेबिलिटी आती कब है। तो एक एज आती है, सर्टेन एज, जिसमें स्टार्ट हो जाती है प्यूबर्टी। ये क्या होती है सर? ये क्या होती है प्यूबर्टी? प्यूबर्टी वो एज होती है जहाँ पर मेल या फीमेल बॉडी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए मैच्योर हो ना स्टार्ट कर चुकी होती है। मतलब उसके बाद यदि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करा जाए तो वहाँ पे क्या, मतलब प्यूबर्टी पे स्टार्टिंग होती है। ऐसा नहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा, नहीं, स्टार्टिंग हो जाती है। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब उसके कुछ आपको साइंस देखने लग जाते हैं कि अब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए तैयार हो रही है बॉडी। तो प्यूबर्टी जनरली मेल बॉडी में 12 to 13 ईयर्स की एज में, इसमें मान सकते हैं फीमेल बॉडी में 11 to 12 ईयर्स की एज में। अच्छा, प्यूबर्टी में ऐसे क्या चेंज आते हैं जिसको देख के आप बता सकते हो कि अब प्यूबर्टी स्टार्ट हुई? तो मेल बॉडी में तो आप देखोगे कि जो बॉडी है उसमें हेयर ग्रोन, जैसे कि हाथ पे पैर पे हेयर ग्रोन स्टार्ट हो जाती है, हेयर हल्के हल्के हेयर आते हैं, और चेहरे पे दाढ़ी मूंछ आना स्टार्ट हो जाती हैं। ओके, बॉडी मस्कुलर हो जाती है, मसल मास बढ़ जाता है, हाइट बढ़ती है, उस टाइम पे हाइट बढ़ना स्टार्ट। प्यूबिक हेयर मतलब जेनिटल एरिया में हेयर, जैसे यहाँ पे जेनिटल एरिया पे हेयर आना स्टार्ट हो जाएंगे, आर्म पिट में, यहाँ पे आर्म पिट पर भी हेयर आना स्टार्ट हो जाते हैं। ये सारे चेंजेस तो आते हैं मेल बॉडी में। और आवाज़ हो जाती है भारी 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 आवाज़ हो जाती है। अब फीमेल बॉडी में क्या चेंज आते हैं? इसमें ब्रेस्ट डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो जाता है, प्यूबिक एरिया में हेयर आना स्टार्ट हो जाएंगे और आर्म पिट में भी हेयर आना स्टार्ट हो जाएंगे। और ये पार्ट है यहाँ पर ये थोड़ा ये पार्ट थिक होना स्टार्ट हो जाएगा, और ये जो थाइज हैं उनकी भी थिकनेस बढ़ जाती है, थाइज की और हिप वाले एरिया की थिकनेस बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और इनकी आवाज़ हो जाती है पतली पतली आवाज़ हो जाएगी इनकी, और इनकी आवाज़ हो जाएगी भारी आवाज़ हो जाएगी इनकी, और इनकी पतली आवाज़ हो जाती है। तो ऐसे करके चेंजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं। प्यूबर्टी आप पता कर सकते हैं। अब एक चीज़ यहाँ से थोड़ी सी साइकोलॉजी की तरफ मैं आपको ले जाना चाहूँगा, हालांकि ये सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट मैं जस्ट साइकोलॉजी आपको बताना चाहूँगा, आपको मज़ा आएगा इसको चीज़ को सीखने। कि आप जैसे बोलते हो कि मुझे ये लड़का पसंद आया, या फिर बोलते हैं मुझे ये लड़की पसंद आई, तो कोई भी आपको बता देगा कि आपको किस टाइप का लड़का पसंद आएगा या लड़के को किस टाइप की लड़की पसंद आएगी। इसमें कोई बहुत रोमांटिक बातें नहीं है रे बच्चे, ऐसे भावना मत भेजाना। देखो जो प्यूबर्टी के टाइम पे जो चेंजेज आते हैं ना मेल बॉडी में या फीमेल बॉडी में, जो प्यूबर्टी के टाइम पे चेंज आते हैं, वो चेंजेज जितने अच्छे होंगे उससे पॉसिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है कि वहाँ पे जो रिप्रोडक्शन हो रहा होगा वो बहुत अच्छा होगा, रिप्रोडक्शन बहुत अच्छा हो। कि मेल बॉडी के जो चेंजेज आते हैं, यदि वो प्रॉपर चेंज आए हैं, जितनी चेंज यदि प्रॉपरली आए हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो मेल बॉडी ज़्यादा पॉसिबल है कि वो अच्छे से रिप्रोडक्शन कर पाएगी। और नेचर चाहती क्या है, प्रकृति अपने से चाहती भी क्या है? वो सिर्फ ये चाहती है आप खाओ पियो या मत पियो, खाओ या ना खाओ ना पियो, सिर्फ नेचर को आगे 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 बढ़ाते रहो। तो अब ऐसी फीमेल बॉडी में जो चेंज आते हैं प्यूबर्टी के टाइम पे, यदि वो प्रॉपरली आए हैं बच्चों, तो आप ये बोल सकते हो कि जो फीमेल बॉडी है वो रिप्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो देखो, अब मैं आपको बिना
कोई भी जो थोड़ा बहुत भी बायोलॉजी की नॉलेज रखता होगा वो आपको ऐसे ही बता सकता है कि कोई लड़के को किस टाइप की लड़की पसंद आ रही होगी। तो देखो प्यूबर्टी में क्या क्या चेंजेस आनी चाहिए। प्यूबर्टी में देखो ब्रेस्ट डेवलपमेंट आनी चाहिए, मतलब ब्रेस्ट डेवलपमेंट जिसकी अच्छी हो रही होगी, हिप साइज़ या थाई का साइज़ जिसमें अच्छा खासा डेवलप हो रहा होगा, और ये आर्मपिट वगैरह पे हेयर वगैरह ग्रोथ अच्छी हो रही होगी, आवाज़ ढंग से बदली हो रही होगी। तो बोला जाता है मुझे इसकी आवाज़ बहुत सुरीली लगती है। बच्चों सुरीली नहीं लग रही वो आपको, वो सुरीली नहीं लग रही, वो सुरीली होना एक साइन है किस चीज़ का, कि उसमें जो प्यूबर्टी के टाइम पे चेंज आए थे वो प्रॉपरली आए हैं। यदि किसी की आवाज़ पतली हो गई आपको अच्छी लग रही है, किसी की आवाज़ तो बहुत पतली है बहुत अच्छी लग रही है, मतलब समझ रहे हो आप इनडायरेक्टली क्या सोच रहे हो आप। इनडायरेक्टली आपको डायरेक्टली बता भी नहीं हो सकती आवाज़ अच्छी लग रही है आपको, बट रियल में हो क्या रहा है वहाँ पे कि प्यूबर्टी टाइम पे होता गया आवाज़ पतली हो जाती है। इससे यही साइन मिल रहा है कि ये बॉडी रिप्रोडक्शन के लिए ज़्यादा अच्छी है और नेचर अपने से यही चाहता है। इसीलिए किसी भी लड़की को देख के बताया जा सकता है कि कोई भी नॉर्मल लड़का होगा उसको उस टाइप की लड़की पसंद आ ही जाएगी। मतलब प्यूबर्टी में जो जो चेंज आ रहे हैं ना वो प्रॉपर आए हैं, मतलब ब्रेस्ट डेवलपमेंट प्रॉपर हुआ है इसके अंदर, थाइज और हिप का साइज़ पूरी तरह से बढ़ गया है, प्यूबिक एरिया में हेयर पूरे हैं और आवाज़ पतली है। तो ये परफेक्ट बॉडी है, परफेक्ट बॉडी है रिप्रोडक्शन के लिए। यदि ये परफेक्ट बॉडी है तो बच्चों कोई बता देगा देख के कि तुम्हें किस टाइप की लड़की पसंद आएगी जिसमें ये सारे चेंजेस प्रॉपर्ली आए होंगे। अब लड़की को किसी टाइप का लड़का पसंद आएगा उसके लिए जो प्यूबर्टी के टाइम पे इसमें चेंजेस आने चाहिए वो प्रॉपर्ली आए हैं, तो ये ज़्यादा पॉसिबल है कि ये अच्छे से रिप्रोडक्शन कर पाएगा। इसीलिए आपको कैसा लड़का किसी लड़की को पसंद आएगा देख लो, सीधी बात है हाइट अच्छी, हाइट अच्छी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हाइट डेवलपमेंट का रिलेशन किससे है, किससे रिलेशन है, प्यूबर्टी से। प्यूबर्टी के टाइम पे जो चेंज आते हैं उनमें हाइट का भी है। दूसरा उसकी बॉडी मस्क्यूलर होनी चाहिए, ठीक है। थर्ड जेंटल हेयर वगैरह डेवलप होनी चाहिए, आवाज़ भारी होनी चाहिए। तो ये कोई भी देख के बता सकता है आपको किस तरह का लड़का पसंद आने वाला है। तो ये सारी केमिकल चीज़ें हैं, ठीक है। आप ज़्यादा भावना मत करो कि मुझे तो बस इसलिए पसंद है क्योंकि ये ऐसे है प्रोटेक्शन कर रहा है, ये कुछ नहीं होता, सब मजाक है। नेचर सिर्फ चाह रहा है अपने आप को आगे इंक्रीज़ करना। तो यदि ये सारे चेंजेस किसी में आ चुके हैं तो वो बॉडी रिप्रोडक्शन के लिए परफेक्ट है और आपको वही पसंद आ जाती है इनडायरेक्टली। आप करते तो शायरी हो कि मुझे इसमें ये पसंद वो पसंद ये पसंद नहीं, अरे कुछ पसंद नहीं, सब चीज़ें ये इससे कंट्रोल्ड है। तो देखा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग। अच्छा ये जो चीज़ें बताई एनसीईआरटी की नहीं है, जस्ट नॉलेज के लिए मैंने बता दी। अब बात करते हैं सेक्सुअल मैच्योरिटी के टाइम पे, मतलब मैच्योरिटी की प्यूबर्टी के टाइम पे क्या क्या चेंजेस आते हैं, बस ये सिलेबस में यहाँ पे। फिर देखते हैं कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता क्या है, मेल में कौन कौन से रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं और फीमेल में कौन कौन से पार्ट होते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो पार्ट होते हैं वो सबसे पहला है टेस्टिज। टेस्टिज क्या है, ये ग्लैंड है, देखो देखो ये यहाँ पे टेस्टिज, कितनी टेस्टिज होती हैं मेल बॉडी में, दो, मतलब एक पेयर होता है, दो टेस्टिज होती हैं। और ये स्क्रोटम आप देखोगे ना, मेल तो देख भी सकते हैं, मेल देख सकते हैं, तो ये एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में बंद रहती हैं टेस्टिज, पाउच लाइक स्ट्रक्चर में बंद रहती हैं टेस्टिज। इस पाउच लाइक स्ट्रक्चर वो रहता है स्क्रोटम। स्क्रोटम शरीर से बाहर एक हैंग करता हुआ पाउच होता है ना, शरीर से बाहर हैंग करता हुआ पाउच होता है। शरीर के बाहर हैंग क्यों करता है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन और सीमन बनने के लिए, टेस्टोस्टेरोन और सीमन बनने के लिए जो टेम्परेचर होना चाहिए वो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से थोड़ा सा कम होना चाहिए, थोड़ा सा कम होना चाहिए। तो ये वाला पार्ट यदि बाहर की साइड हैंग करता हुआ रहेगा तो ये टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है, मतलब नॉर्मल बॉडी से यहाँ का टेम्परेचर कम रहता है। इसीलिए आपने आजकल एक रिसर्च पढ़ी हुई, नहीं सर हम कहाँ पढ़ते हैं, अपना सिलेबस तो पढ़ती नहीं और रिसर्च क्या पढ़ेंगे। तो मैं बता देता हूँ, एक रिसर्च अभी ये चल रही है कि लैपटॉप को आप यदि पैर पर रख के बहुत टाइम तक वर्क करते हो तो हो सकता है कि आप रिप्रोडक्टिव सिस्टम से छेड़छाड़ कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपने लैपटॉप रखा पैरों पर, इस जगह पे हीट, क्योंकि लैपटॉप क्या हीट निकलती है उसके अंदर से, निकलती हीट निकलने की वजह से जो इस जगह का जो टेम्परेचर है, टेस्टिस के आसपास का टेम्परेचर है वो होना चाहिए कम बॉडी टेम्परेचर है, बट आपने लैपटॉप रख के वहाँ का टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दिया। और यदि वहाँ का टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दिया तो बच्चों अब टेस्टोस्टेरोन डेवलपमेंट में दिक्कत आ जाएगी, टेस्टोस्टेरोन डेवलपमेंट में दिक्कत आ जाएगी, समझ लो। तो ये दिक्कत फेस हो रही है आजकल, ये रिसर्च चल रही है इन पर। तो ये चीज़ों का ध्यान रखो, लैपटॉप वगैरह पैरों पर नहीं रखें, उनको आराम से टेबल पर रख के चलाओ ना, ठीक है। टेस्टिस क्या काम करती है मैंने अभी बताया नहीं बताया सर आपने। एक तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज़ करती है, और टेस्टोस्टेरोन वही हार्मोन है बच्चों जो कि प्यूबर्टी के टाइम पे आप में जितने भी चेंज आ रहे थे ना मेल बॉडी में, टेस्टोस्टेरोन किसमें निकलता है, मेल बॉडी में। तो टेस्टोस्टेरोन क्या कर रहा है कि प्यूबर्टी के टाइम पे जितने भी चेंज आ रहे हैं उसके लिए ये टेस्टोस्टेरोन रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। और टेस्टिस का और क्या काम होता है कि ये बनाती है स्पर्म भी बनाती हैं, स्पर्म भी बनाती है। स्पर्म वही है जिसमें होते हैं मेल गैमीट, स्पर्म वही है जो जिसमें होते हैं मेल गैमीट। ये जब फीमेल गैमीट से फ्यूज करेंगे तो फर्टिलाइजेशन होता है, देखते हैं उसके बारे में तो बाद में। पर मेल गैमीट नहीं उसमें होता है, किसमें होता है, इसमें स्पर्म में। अच्छा इसको अभी मैंने एक दो बार इसको बोल दिया सीमन बोलना अभी इसको सही नहीं है। जब यहाँ पर ये बनाए तो इसको सीमन नहीं बोल सकते, इसको सिर्फ बोलोगे आप स्पर्म। सीमन कब बोलेंगे अभी मैं बताता हूँ। तो यहाँ से स्पर्म बनना स्टार्ट, टेस्टिस से स्पर्म बनेंगे, फिर ये वास्ट डिफरेंस से एक ऐसी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, वास्ट डिफरेंस से होते हुए
ये पहुँचेंगे यहाँ पर। और इसकी हेल्प करने के लिए दो चीज़ें यहाँ पे हैं, एक तो है सेमिनल वेसिकल, ये सेमिनल वेसिकल, और एक दूसरा पार्ट है प्रोस्टेट ग्लैंड। तो यहाँ से जैसे ही इस वाले पार्ट से होते हुए स्पर्म यहाँ तक पहुँचा तो सेमिनल वेसिकल क्या करती है, एक केमिकल इसको में रिलीज कर देती है। किसमें जो स्पर्म आया उसमें एक क्या सिक्रेट कर देती है, फ्रक्टोज। और जो ये फ्रक्टोज है वो क्या करता है, इस सीमन को प्रोवाइड कर देता है एनर्जी, इसको प्रोवाइड कर देता है एनर्जी इसको एनर्जी प्रोवाइड करेगा। इसको एनर्जी की जरूरत भी है, क्यों, क्योंकि इसको चलना भी है ना। ये मोटाइल होते हैं ना, टेस्टोस्टेरोन से जो निकल रहे हैं स्पर्म वो क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं, मतलब ये दौड़ते हैं चलते हैं। तो चलने के लिए इनको एनर्जी की जरूरत है, और रिप्रोडक्शन करना है और नया चाइल्ड डेवलप करना है तो एनर्जी की जरूरत तो है। ये फ्रक्टोज सिक्रेट करता है सेमिनल वेसिकल। आगे चल के इसको मिलेगी प्रोस्टेट ग्लैंड। वो क्या करती है, वो ये करती है कि ये जो स्पर्म आ रहा है इसको बना देती है ये एल्कलाइन सॉल्यूशन में, एल्कलाइन सॉल्यूशन इसके अंदर इंजेक्ट कर देती है ताकि एल्कलाइन बन जाए। अच्छा क्यों एल्कलाइन इसलिए बनाना है, क्योंकि वजाइना के अंदर का जो एनवायरनमेंट होता है वो होता है एसिडिक इन नेचर। तो यदि एसिडिक नेचर होता है वजाइना के अंदर, वहाँ पर यदि स्पर्म डायरेक्टली इंजेक्ट पहुँचेंगे तो वो एसिडिक नेचर में जाके मर जाएंगे। मेरे यारा तेरे गम हम पाएंगे, हमें तेरी ये कसम हम मर जाएंगे। तो ये यारा के गम पालेगा, वजाइना में पहुँचेगा, वहाँ पर एरिया एसिडिक, तो ये मर जाएगा। ठीक है। अब देखो, तो यहाँ से वास्ट डिफरेंस से आया स्पर्म, और स्पर्म को मिला सेमिनल वेसिकल से मिला फ्रक्टोज जो कि इसको एनर्जी दे रहा है, और प्रोस्टेट ग्लैंड से मिल गया एल्कलाइन मीडियम। अब सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड के केमिकल ऐड होने के बाद इसको बोला जा सकता है सीमन। इनिशियली में इसको स्पर्म बोल रहे थे, अब इसको बोलेंगे सीमन बोल सकते हैं। वैसे कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इंटरचेंजेबल आपके कोर्स के हिसाब से तो इनको इंटरचेंजेबल करके भी यूज़ कर सकते हो टर्म को, स्पर्म या सीमन बोल सकते हो, बट मैं बता रहा हूँ इनमें ये डिफरेंस होता है, इनको बोल सकते हैं। अब ये सीमन पहुँचेगा यूरेथ्रा में। यूरेथ्रा कॉमन पैसेज होता है, यहाँ से यूरिन भी पास आउट होता है और ये सीमन भी यहीं से निकलता है। सीमन भी इसी जगह से बाहर निकलेगा और यूरिन भी इसी जगह से पास होगा किसी यूरेथ्रा। ये है पेनिस, ये जो पार्ट दिख रहा है पेनिस होता है, यही वजाइना के अंदर एंटर करता है और इसी के थ्रू जो अपना सीमन है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा फीमेल बॉडी में। ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत। अब एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा बच्चों कि यदि प्रोस्टेट ग्लैंड में कोई दिक्कत आ जाती है, प्रोस्टेट ग्लैंड में कोई दिक्कत आ जाती है, आपने सुना हो नहीं, आप सुनते ही नहीं हो, आप न्यूज़ देखते हो। मैंने अभी एक न्यूज़ बताई थी कि यहाँ पे टेम्परेचर यदि बढ़ जाता है, लैपटॉप रखते हो तो इसकी वजह से टेस्टिंग में दिक्कत आ जाती है, तो वो न्यूज़ आपने नहीं सुनी थी। अब मैं दूसरा क्वेश्चन आपसे ऐसे ही पूछ लेता हूँ कि आप खुद सोच कर था, यदि प्रोस्टेट ग्लैंड में कोई दिक्कत आ जाती है और वो केमिकल जो रिलीज़ करता है उसको रिलीज़ नहीं करता, मतलब सीमन को एल्कलाइन नहीं करता है, यदि सीमन को एल्कलाइन नहीं करता है तो आप क्या मानते हो उसमें क्या होगा कि यदि स्पर्म वजाइना में रिलीज़ भी हो रहा है ना तो रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी कम हो जाएगी उसकी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि वो प्रॉपर्ली एल्कलाइन नहीं कर पा रहा। यदि एल्कलाइन नहीं करेगा तो सीमन यदि वजाइना पहुंच भी गया तो वो एसिडिक मीडियम है वहाँ पे वजाइना में, और एसिडिक मीडियम में पहुँचते ही वो सीमन दम तोड़ देगा तो रिप्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स देखते हैं, उनमें सबसे पहले होती है ओवरीज। अच्छा मैं बताता हूँ, जो फीमेल बॉडी होती है उसमें बचपन से ही, जैसी कोई कल चाइल्ड आती है उसमें पहले से ही बहुत सारे एग्स ऑलरेडी बचपन से ही होते हैं, बट प्यूबर्टी के टाइम पर ही वो एग्स मैच्योर होना स्टार्ट हो जाते हैं और हर महीने एक एग इससे आते हैं, इधर से एक एग इस वाली साइड से आएगा, दूसरे महीने जो एग आएगा दूसरी वाली साइड से आएगा, तीसरे महीने फिर इस वाली, फोर्थ महीने फिर इस, मतलब अल्टरनेटली वो एग इसमें आना स्टार्ट हो जाते हैं। कब, जब ये एज हो जाएगी इतनी, तब उसके बाद ये लगभग 11 to 12 ईयर्स होती है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले ओवरी है, यहाँ पे एग बनना स्टार्ट होते हैं। एग वही है, एग क्या होगा, फीमेल गैमेट होगा, और मेल गैमेट किस में है, स्पर्म में होते हैं मेल गैमेट। अब देखो यहाँ से एग निकलता है और इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में आता है। इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को ही बोला जाता है क्या, फैलोपियन ट्यूब। तो जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है वो इस फैलोपियन ट्यूब में ही होती है। कैसे होती है कि पेनिस ने पेनिट्रेट किया इधर वजाइना में, ओके, फिर वजाइना, और ये यूटेरस है, इस वाले पार्ट को यूटेरस बोलते हैं। यहाँ पे ही चाइल्ड डेवलप होता है, यहाँ पर ही चाइल्ड डेवलप होता है, बच्चा यहीं पे ग्रो करता है, 9 महीने तक इसी जगह पे रहता है। तो कैसे रहता है, सबसे पहले बनता कैसे है वो बच्चा, देखो वजाइना के थ्रू यहाँ से सीमन अंदर गया और सर्विक्स इन दोनों को जोड़ता है, मतलब ये वजाइना को जोड़ता है यूटेरस से, ये ऐसा पतला सा पैसेज होता है। तो यहाँ सीमन अंदर चला गया, यूटेरस में पहुँचा, यूटेरस के थ्रू गया वो फैलोपियन ट्यूब में, और फैलोपियन ट्यूब से एग आ रहा था और इधर से ये पहुँच गया सीमन, और सीमन में मेल गैमेट और फीमेल गैमेट मिले और हो गया फर्टिलाइजेशन और बन गया जाइगोट। कौन सा गोट, जाइगोट, मेल एंड फीमेल मिले तो बना जाइगोट। अब ये जाइगोट यहाँ से मूव करता डिवाइड होता हुआ, मतलब डिवाइड होता आएगा, ये 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32, 64 ऐसे करके डिवाइड होता आ रहा है, और फिर ये पहुँच जाएगा यूटेरस में। कौन से रस में, रस रे यूटेरस से कहाँ गया तू, इसको हटाओ बैठे, इसको हटाओ,
तो यहाँ से आया यूटेरस में पहुँच गया और वो यूटेरस से वॉल से आके चिपक जाता है। ये क्या बन गया, एम्ब्रियो। सबसे पहले जब मेल और फीमेल सिर्फ एक एक सेल जुड़ी तो बना जायगोट। जायगोट डिवाइड होते होते यूटेरस में आया तो इसको बोलेंगे एम्ब्रियो। एम्ब्रियो इस यूटेरस से वॉल से चिपक जाता है और धीरे 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 ये ग्रो होने लगता है और एक टाइम के बाद इसमें ऑर्गन डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। जब ऑर्गन डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं उस टाइम पे इसको बोला जाता है फीटस। फीटस इसको तब बोलेंगे जब इसमें थोड़े थोड़े हाथ पैर वगैरह देखने लग जाएंगे तब फीटस बोलेंगे। इनिशियली में जब मेल और फीमेल जुड़ेंगे तो जायगोट डिवाइड होता उसमें कई सेल में डिवाइड हो जाएगा तब बोला जाता है एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो में जब ऑर्गन डेवलप दिखने लग जाते हैं तब उसको बोला जाता है, तब उसको क्या बोला जाता है, फीटस। फीटस जब इससे बाहर आ जाएगा वजाइना से तब इसको बेबी बोलेंगे, जो 9 महीने के बाद होता है प्रोसेस। ठीक है, अब देखो यूटेरस की वॉल देखो क्या होता है कि फीमेल बॉडी से हर महीने एक एग निकल रहा है, एक बार इस वाली ओवरी से और दूसरे महीने इस वाली ओवरी से। तो जैसे ही एग यहाँ से सीक्रेट होता है तो इसको क्या इंडिकेशन मिलता है, यूटेरस को ये इंडिकेशन मिलता है कि अब ये सोच के चलता है कि जो फीमेल गैमीट है मेल गैमीट के साथ कंबाइंड होते हुए आ रहा होगा, तो ये अपनी आप को उसी हिसाब से डेवलप करना स्टार्ट कर देता है। यूटेरस कैसे डेवलप करना स्टार्ट कर देता है कि अपनी वॉल को थिक कर लेता है, अपनी वॉल को मोटी कर लेता है, अपनी वॉल को थिक कर लेता है। और इसमें बहुत सारी होती हैं ब्लड वेसल्स, बहुत सारी ब्लड वेसल्स भी होती हैं, बहुत सारी ब्लड वेसल्स भी होती हैं। और ये बहुत सारी ब्लड वेसल हो गई और ये इसने अपने आप को कर लिया थिक। बट इसने तो अपने आप को थिक इसलिए किया ताकि यहाँ पे आके एम्ब्रियो चिपक जाएगा और आराम से उसका डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा। बट हुआ क्या कि ये ओवरी से एग निकल के आया, वो फर्टिलाइज होके नहीं आया, मतलब सिर्फ एग आ गया, उसको स्पर्म सेल नहीं मिला था और एग आया। तो क्या हुआ कि अब ये बोलेगा कि सिर्फ एग आया तो एग ही एग आया है, तो ये क्या करेगा, जो अपनी जो वॉल है ना जो इसने थिक करी थी उनको रप्चर कर लेता है, सुसाइड कर लेता है एक तरह से। और क्योंकि ये वॉल थिक हुई थी, ब्लड वेसल से मिलकर बनी हुई थी, तो ब्लड वेसल से मिलकर बनी हुई थी तो यहाँ से क्या होगा, ब्लड वेसल को रप्चर कर लिया तो यहाँ से निकलता है ब्लड, और ब्लड यहाँ से सर्विक्स से होता है वजाइन के थ्रू पास होता है। तो यहाँ से एग भी निकलेगा और साथ साथ में ब्लड भी निकलेगा। उसी वाली प्रोसेस को आपने सुना होगा, क्या बोला जाता है, बताओ। हर मंथ में क्या होता है, प्यूबर्टी में क्या होता है, हर मंथ में ब्लड सीक्रेट हो जाता है, वहाँ से हर मंथ में ब्लड बाहर आता है। ठीक है, और ये प्रोसेस लगभग 2 से लेकर 8 दिन तक चल सकती है। धीरे धीरे ब्लड बाहर आएगा और ये एग भी इसके साथ बाहर आ जाएगा। ठीक है, इस साइकिल, इस चीज़ को बोला जाता है मेंस्ट्रुएशन। कौन सा रेशन, मेंस्ट्रुएशन। और ये हर 1 महीने में लगभग 30 डेज में फिक्स नहीं होता, 20 to 30 डेज, मतलब थोड़ा बहुत वेरिएशन आ सकता है, मतलब पर ये हर मंथ साइकिल रिपीट होती है, इसीलिए इसको मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोला जाता है क्योंकि ये रिपीटेशन होता है इसका। ठीक है, एम्ब्रियो के बारे में बात कर रहे थे अभी। तो जायगोट यदि मेल और फीमेल आपस में यदि कंबाइंड हो गए थे तो वो ऐसे डिवाइड होते हुए आते हैं, एम्ब्रियो बनता है और एम्ब्रियो यूट्रस की वॉल से चिपक जाता है। जिस जगह पे ये चिपकता है, इस चिपकने प्रोसेस को बोला जाता है इम्प्लांटेशन, मतलब वो इम्प्लांट हो गया यूट्रस में, जो एम्ब्रियो था वो इम्प्लांट हो गया। और जिस जगह पे वो इम्प्लांट होता है उसको बोला जाता है एंडोमेट्रियम। इस वॉल को, ये यूट्रस की जो वॉल है ना उसको बोला जाता है एंडोमेट्रियम, जहाँ पे जिस वॉल पे जाके ये कंबाइंड हुआ है उसको एंडोमेट्रियम बोला जाता है। अब देखो ये एम्ब्रियो तो बन गया, और ये एम्ब्रियो अपना खाना पीना, क्योंकि इसको पूरा का पूरा बेबी में कन्वर्ट हो रहा है ना, फीटस में पहले कन्वर्ट होगा और फीटस पूरा डेवलप हो जाएगा, जो ये बाहर आ जाएगा तो बेबी बोलेंगे इसको। बट इसको ग्रो होने के लिए खाने पीने की जरूरत तो पड़ेगी, तो ये खाना पीना मतलब ग्लूकोज और ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी इसको, ग्लूकोज और ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन कैसे लेता है कि प्लेसेंटा के वॉल पर ये चिपक गया था ना अभी, तो प्लेसेंटा की वॉल पर, सॉरी ये यूट्रस की वॉल पर एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको बोला जाता है प्लेसेंटा। इसमें बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं और वो जुड़ा होता है किससे, एम्बिलिकल कॉर्ड से। एक ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है एम्बिलिकल कॉर्ड से, ये जुड़ी होती है बेबी तो नहीं बोल सकते, अंदर है तब फीटस बोलेंगे, तो फीटस के कहाँ पे जुड़ी हुई है, नाभि में, पेट के बीच में नाभि होती है ना, वहाँ पर ये जुड़ी रहती है। और इस प्लेसेंटा में बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं, ये इसके थ्रू इसको ग्लूकोज सप्लाई करती है और ऑक्सीजन सप्लाई करती है। ग्लूकोज और ऑक्सीजन तो आपने ले लिया, बट आपकी बॉडी में होना वेस्टेज, खाओगे पियोगे तो वेस्ट ही बनाओगे, ये वेस्टेज भी एम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू वापस चला जाता है प्लेसेंटा में, और प्लेसेंटा से पहुंच गया मदर बॉडी में, और मदर बॉडी इसको पास आउट कर देगी। तो आप अपनी मम्मी का खून पी के ही बड़े हुए, मम्मी बोलती है ना खून पिया है इसने, मेरा खून पिया है इसने, इस छोरे ने हमारा खून पिया से, खून इस छोरी ने भी, कोई सा भी हो, छोरा या छोरी हो, तो हमने खून पिया ना मम्मी का। तो बच्चों होता क्या है कि इस तरह से खून पी के आप बड़े हुए हो, सही बात है ये बिल्कुल। तो जैसे ही इनिशियली बोलेंगे जब मेल फीमेल कंबाइंड होते हैं, जायगोट जैसे ही फर्दर डिवाइड होता गया उसको बोलेंगे एम्ब्रियो। एम्ब्रियो में ऑर्गन डेवलप हो गए, फीटस बोलेंगे। फीटस क्या होगा, पूरा डेवलप हो जाएगा लगभग 9 मंथ्स में, 9 महीने पूरा ये डेवलप हो जाएगा। जैसे ही 9 मंथ में डेवलप पूरा हो गया तो यहाँ पर बहुत सारे हार्मोन सीक्रेट हो जाते हैं। हार्मोन क्या इंडिकेशन देते हैं, हार्मोन ये इंडिकेशन देते हैं कि सर्विक्स की वॉल को अब खोल दिया जाए। महाराजा धीराज छोटे मुन्ने राज पधार रहे हैं, महाराजा धीराज।
महाराज अधिराज प्लेसेंटा के थ्रू खून पी के, प्लेसेंटा के थ्रू खून पी के अब बाहर की ओर पधार रहे हैं। तो क्या होता है, ये बाहर की ओर पधारेंगे तो सर्विक्स की बात थोड़ी ऐसे अपने आप को ब्रॉड कर लेती है और ये वजाइना के थ्रू बाहर निकाल लिया जाता है बेबी। और एम्बिलिकल कॉर्ड तो आपने देखी होगी, बाहर इसके साथ आती है, इसको बाद में आगे काटा जाता है। अब देखते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होती है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होती है, देखो बॉडी तो मेल और फीमेल की लगभग 11 से 13 वर्ष की उम्र में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए प्रिपेयर होना स्टार्ट हो चुकी है। थोड़ी सी एज और बढ़ गई, 15-16 हो गई तो पूरी प्रॉपरली बॉडी डेवलप हो जाएगी। देखो इस एज में क्या चल रहा है, 11 से 13 साल की एज में क्या हो रहा है कि जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो भी डेवलप हो रहा है, साथ साथ में आप भी ग्रो हो रहे हो, आपकी हाइट भी बढ़ रही है, बॉडी भी डेवलप हो रही है, साथ में मेंटल ग्रोथ भी हो रही है। तो इस टाइम पे सारी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। फिर क्या होगा, धीरे धीरे ग्रोथ के साथ साथ ही आप क्या रिप्रोडक्शन के लिए प्रिपेयर होना स्टार्ट कर देते हो 11 से 13 साल की एज में। बट आप मेंटली प्रिपेयर नहीं हो उस टाइम पे, हो क्या नहीं, बट धीरे धीरे प्रेशर डेवलप होना स्टार्ट होता है फ्रेंड्स की तरफ से। फ्रेंड आपको उत्साहित करते हैं ना, थोड़ा मोटिवेट करते हैं कि आपको ऐसा कर लेना चाहिए, वैसा कर लेना चाहिए। कुछ कुछ मूवीज़ दिखाएंगे, कुछ कुछ मतलब आपको पिक्चर दिखाएंगे, ऐसा होता है वैसा होता है। और आपके अंदर तो हार्मोन उस टाइम पे रिलीज हो ही रहे होते हैं, बहुत सारे हार्मोन रिलीज हो रहे होते हैं। तो हार्मोन आपको एकदम जकड़ लेते हैं। यदि आपका अपने पेरेंट्स से बॉन्डिंग अच्छी नहीं है, यदि पेरेंट्स से बॉन्डिंग है तो वो आपको बताएंगे, सही रास्ते पे ले जाएंगे। बट यदि आप फ्रेंड की सुनोगे तो वो आपको गलत रास्ते पे ले जाएंगे कि ऐसा करो वैसा करो, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा, ऐसे करके आपसे कुछ ना कुछ गलत करवा लेंगे। जबकि आप अभी आपकी बॉडी डेवलप करना स्टार्ट कर रही है, बट आपके अंदर बहुत सारी फीलिंग आना स्टार्ट हो रही है। फीलिंग आना स्टार्ट क्यों हो रही है, क्योंकि आपके अंदर हार्मोन सीक्रेट हो रहे हैं उस टाइप के, जो आपके चाहते हैं कि आप उस तरह के एक्ट में इन्वॉल्व हो जाओ, सेक्सुअल एक्ट में इन्वॉल्व हो जाओ। बट वो आपके लिए एज सही नहीं है, इन्वॉल्व होने की चीज़ें सही नहीं है। तो यदि आप पेरेंट्स से आप इसके बारे में पूछते हो, पूरा एकदम एडवाइस लेते हो तो आप बच गए। बट आप फ्रेंड्स वगैरह से एडवाइस लेते हो तो वो फ्रेंड भी तो उसी एज में है, उनकी बॉडी में भी तो चेंजेस आ रहे हैं। बट उन्होंने कहीं से वेब सीरीज़ कुछ देख ली, कुछ मैगजीन देखी, कुछ ऐसे चीज़ें देख ली, वहाँ से क्या हुआ, उनके ये स्टिमुलेट हो गई चीज़ें। मतलब ऑलरेडी बॉडी तो हार्मोन सीक्रेट कर रही है ताकि आप इस तरह के एक्ट में इन्वॉल्व हो, और साथ में उन्होंने बाहर से कोई स्टिमुलाई ले लिया। स्टिमुलाई तो जानते हो ना, जिसकी वजह से अपन रिएक्ट करते हैं। तो स्टिमुलाई उन्होंने ले लिया जिस वजह से वो रिएक्ट कर रहे हैं और कुछ ना कुछ ऐसे एक्ट में इन्वॉल्व हो जाते हैं जो कि उनके लिए अच्छा नहीं है। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ ये हुई, एक तो प्रॉपर एज जब आपकी हो जाए तब आपको इन तरह के एक्ट में इन्वॉल्व होना चाहिए। दूसरा, प्रेशर वगैरह फील नहीं करना चाहिए कि दोस्त ऐसा बोल रहे हैं कि ये कर ले वो कर ले, वैसा नहीं करना है आपको, ठीक है। फिर गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट पॉलिसी लाती है कि भाई कम से कम बच्चे करो। ऑलरेडी इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है और इंडिया में रिसोर्सेज तो लिमिटेड है, इतने ज़्यादा बच्चे होंगे तो कैसे काम चलेगा। तो गवर्नमेंट चाह रही है उस पर रोक लगाना, फ्रेंड्स चाह रहे हैं आपको मोटिवेट कर रहे हैं, और पेरेंट्स भी एक एज पे आके आपसे बोलेंगे कि मैरिज करो, शादी वादी करो, अच्छे अच्छे करो। तो ये सारे डिसीजन बड़े कॉन्ट्राडिक्टरी हो गए। अब कौन सा डिसीजन लें, क्या करें क्या ना करें, आखिर क्या करें हम लोग। तो ये सारे डिसीजन हो गए, तो ये इनका निर्णय लेना बहुत टफ है। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या हुई कि जब आप मेंटली पूरी तरह से प्रिपेयर है, जैसे फीमेल बॉडी को तो बच्चा 9 महीने तक रखना पड़ेगा यूट्रस में। तो यदि उसकी बॉडी पूरी तरह से प्रिपेयर नहीं है उसके लिए, तो वो इसके लिए एक तरह से बोझ बन जाएगा, और वो बेबी को भी नुकसान होगा और मदर बॉडी को तो नुकसान होगा मेंटली, और मेंटली बहुत तरह से वो डिप्रेशन में भी जा सकती है। इसीलिए क्या होता है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का बहुत ध्यान रखना चाहिए। तो इसके लिए कुछ मेथड है रिप्रोडक्टिव हेल्थ का। मतलब यदि बेबी आप नहीं चाहते हो, अभी किसी एज में हो, सर्टेन एज में बेबी वगैरह नहीं चाहते हो, तो उसके लिए कुछ मेथड हैं। उन मेथड्स मतलब प्रिवेंशन के लिए, प्रेगनेंसी प्रिवेंशन के लिए मेथड्स हैं। तो नंबर 1 जो मेथड है वो है मैकेनिकल बैरियर। मैकेनिकल बैरियर में यूज किए जाते हैं यहाँ फिर जब भी सेक्सुअल इंटरकोर्स में इन्वॉल्व हो गए तो यहाँ तो मेल कौन सा पार्ट इन्वॉल्व होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स में, ये होता है, ये वाला पार्ट इन्वॉल्व होता है पेनिस। और फीमेल में जो इन्वॉल्व होता है वो है डायरेक्टली इन्वॉल्व सहना, इसी के अंदर जो पेनिस है वो पेनिट्रेट करता है, ठीक है। तो यदि इसके ऊपर पहन लिया जाए या फिर इसमें इसका यूज़ कर लिया जाए, तो इसकी वजह से क्या होगा, यदि स्पर्म यहाँ से सिक्रेट भी होगा बच्चों तो वो इसके अंदर ही रह जाएगा। जैसे ये पेनिस था और इसके ऊपर आपने ये यूज़ कर लिया कंडोम का, इस वजह से यहाँ से यदि स्पर्म पास आउट भी हुआ तो ये इसी के अंदर रह जाएगा, वो वजाइना में नहीं जा पाएगा। तो मैकेनिकल बैरियर का सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि एक तो प्रेगनेंसी नहीं होगी क्योंकि इसके अंदर ही रहेगा स्पर्म। दूसरा जो मेन फ़ायदा इसका है, जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज होती हैं, STD जिनको बोलते हैं, वो किस वजह से होती हैं, वो बच्चों इसी वजह से होती हैं कि कई बार जो बॉडी, देखो सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान बॉडी फ्लूइड आपस में कांटेक्ट में आते हैं। तो बॉडी फ्लूइड में यदि किसी भी एक बॉडी फ्लूइड में, किसी मेल या फीमेल के बॉडी फ्लूइड में कोई भी डिफेक्ट है, कोई भी डिजीज़ है, तो वो दूसरे पार्टनर में ट्रांसफ़र हो सकती है। तो इस वजह से मैकेनिकल बैरियर वाले मेथड में, क्योंकि दो बॉडी फ्लूइड कॉन्टैक्ट में ही नहीं आ रहे, तो STD यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ ट्रांसफ़र नहीं होंगी। ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ होंगी कौन कौन सी होती हैं, गोनोरिया हो गया, सिफिलिस हो गया, HIV हो गया,
व्हाट हो गया। अब आपको ये फाइंड आउट करना है इनमें से कौन सा बैक्टीरिया से होता है, कौन सा वायरस से होता है। तो बता दूं क्या, गोनिया, सिफिलिस ये तो होते हैं बैक्टीरिया से, HIV व्हाट ये होता है वायरस से, ये सब चीज़ें। ठीक है, मैकेनिकल वेरिएबल आपको समझ आ गया। दूसरा मेथड होता है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में क्या होता है कि कुछ केमिकल्स यानी कि पिल्स, जैसे कि आप दवाई खाते हो ना, बुखार आ जाता है तो पिल्स यूज़ करते हो, दवाई खाते हो, ऐसे ही प्रेगनेंसी को रोकने के लिए भी कुछ पिल्स आती हैं जो कि ओरली, जैसे फीमेल ने ये पिल्स ले ली, तो ये पिल्स लेने के बाद फीमेल में क्या होगा, जो एग है ना वो फर्टिलाइज नहीं होगा, मतलब उसका पहले तो ये होगा कि एग प्रोड्यूस ही नहीं होगा, एग प्रोड्यूस ही नहीं होगा, ऐसे केमिकल चेंज कर दिए जाएंगे, हार्मोनल डिस्बैलेंस क्रिएट कर दिया जाएगा उस पिल्स के द्वारा कि एग क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आप केमिकल यूज़ कर रहे हैं, मतलब केमिकल ले रहे हैं, तो ये आपकी बॉडी में हार्मोनल डिस्बैलेंस भी क्रिएट कर सकता है। यदि हार्मोनल डिस्बैलेंस हो गया तो हो सकता है कि कभी भी फीमेल बॉडी अब रिप्रोडक्शन नहीं कर पाए, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है पिल्स लेने पे। तो इसलिए इन मेथड से बचना है। दूसरा इसका जो ड्रॉबैक है वो ये है, क्योंकि इसमें बॉडी फ्लूइड तो कांटेक्ट में आ ही रहे हैं, सिर्फ पिल्स लेने से क्या बॉडी फ्लूइड कांटेक्ट में नहीं आएंगे, आएंगे ना, इससे जो भी स्पर्म निकलेगा वजाइना के फ्लूइड में जाके मिक्स होगा, मतलब बॉडी फ्लूइड कांटेक्ट में आ रहा है, तो STDs यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज को ये नहीं रोक पाएगा। थर्ड मेथड होता है कॉपर टी यूज़ करना, कॉपर टी यूज़ करना। कॉपर टी कैसे यूज़ करी जाती है देखो, हाँ ये इसमें क्या होता है कॉपर टी में, इसको हटाओ, इसको हटाओ, हटाओ, हटाओ। ये यूटेरस है ना आपका, यूटेरस में एक टी शेप की, ऐसे टी शेप की एक कॉपर की एक टी शेप की एक डिवाइस इंस्टॉल कर दी जाती है। अब ये टी शेप की डिवाइस इंस्टॉल हो गई तो वजाइना के थ्रू यहाँ से स्पर्म आया, सर्विक्स के थ्रू यूटेरस में पहुँच गया, बट अब ये टी शेप ने इसको ब्लॉक कर लिया आगे का रास्ता, तो यहाँ से स्पर्म यहाँ तक फेलोपियन ट्यूब में नहीं पहुँच पाएगा। यदि फेलोपियन ट्यूब में नहीं पहुँचा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ट्यूब में होता है। दूसरी बात, यहाँ से जो एग निकल के आ रहा होगा तो फेलोपियन ट्यूब में आ भी गया तो वो यहाँ तक नहीं पहुँचेगा। क्यों नहीं पहुँचेगा, क्योंकि टी ने उसको यहाँ से रोक रखा है, उसका रास्ता जाम कर दिया, चक्का जाम कर दिया इसने, इसीलिए। बट ये क्योंकि कॉपर टी यूट्रस में इंस्टॉल करी जाती है तो इसलिए ये इरिटेशन करती है, किसमें, यूट्रस में इरिटेशन करती है, पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये भी है कि इंस्टॉल करने के टाइम पे इसको इंस्टॉल ऐसे नहीं डायरेक्टली आप नहीं कर सकते, डॉक्टर को इंस्टॉल करना पड़ेगा इसको, तो इरिटेशन वगैरह होती है कॉपर टी लगाने से। तो इसका दूसरी बात, क्योंकि यहाँ पे भी बॉडी फ्लूइड कॉन्टैक्ट में आने की पॉसिबिलिटी रहती है। मतलब यहाँ पे देखो जो फ्लूइड निकला ना किसी वेनिस से, जो फ्लूइड निकलेगा, मतलब जो स्पर्म निकलेगा वो इसमें यूट्रस में तो पहुँचा ही, तो यूट्रस की वॉल में कुछ इनसे रिएक्ट करके STDs क्रिएट कर सकता है। STDs तो यहाँ पे भी हो सकता है, तो ये मेथड भी STDs के लिए अच्छा नहीं है कॉपर टी वाला। फोर्थ मेथड होता है वेसेक्टोमी या ट्यूबेक्टोमी, जिसको बोला जाता है। इसमें क्या करते हैं, कहाँ गया वो डायग्राम, ओ वेसेक्टोमी कहाँ गया तू, अच्छा। इसमें क्या करते हैं, वेसेक्टोमी जो वॉश डिफरेंस था ना, एक ट्यूब थी उसको यहाँ से कट कर दिया जाएगा और इस वाले पार्ट में ऐसे कुछ बंद, इसको ऐसे जो इस वाले पार्ट को ऐसे बंद कर देंगे, दूसरे वाले पार्ट को इस तरह से बंद, मतलब उसके जो एंड है उनको थ्रेड से, एक स्पेशल थ्रेड होती है उनसे इनको बंद कर देंगे और इनको बीच से कर। अब क्या होगा, यहाँ वॉश डिफरेंस यदि स्पर्म आएगा भी तो यहाँ से आगे ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, आगे ट्रांसफर नहीं होगा, मतलब यूरेथ्रा के थ्रू बाहर नहीं निकलेगा, यूरेथ्रा के थ्रू बाहर नहीं निकलेगा। यदि बाहर नहीं निकला तो सीधी बात क्या हुई कि अब स्पर्म जा ही नहीं रहा तो क्या हुआ, स्पर्म नहीं जाएगा तो प्रेगनेंसी नहीं हुई। इसी मेथड को बोला जाता है वेसेक्टोमी, क्योंकि वेस्ट डिफरेंस को अपन वेसेक्टोमी बोलते हैं, VACCTOMY वेसेक्टोमी। तो इसमें तो मेल बॉडी में छेड़छाड़ करती है। दूसरा होता है ट्यूबेक्टोमी से आपको नाम से समझ में आ जाना चाहिए वैसे तो। इसमें क्या करते हैं, फीमेल बॉडी में जो फेलोपियन ट्यूब होती है उसको कट कर देते हैं और इस वाले पार्ट को ऐसे थ्रेड से इधर, इस वाले पार्ट को इधर करके भर देते हैं। तो यहाँ पे इस बॉडी से एग आ भी रहा है, यहाँ से एग आ भी रहा है तो वो आगे पास नहीं हुआ है, क्योंकि ये बीच से कटी हुई है, और इधर से जो स्पर्म जाएगा भी तो वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा अंदर तक, क्योंकि बीच में रास्ता ब्लॉक है, क्योंकि वो काट दी गई है। इसको बोला जाता है ट्यूबेक्टोमी। तो ये मेथड होता है सर्जिकल मेथड। तो सर्जिकल मेथड के थ्रू भी इनसे भी प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है। बट इस मेथड में भी प्रॉब्लम ये है, क्योंकि ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो ठीक है ये एक तरह से परमानेंट प्रोसेस तो होगी प्रेगनेंसी रोकने के लिए, बट ऑपरेशन करना अपने आप में एक टफ टास्क है। दूसरा ऑपरेशन के टाइम पे कुछ गलती हो गई तो कोई दिक्कत हो सकती है। बट ये सारे मेथड्स हैं। अब कुछ ये सारा आपका चैप्टर तो हो गया कंप्लीट। अब थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज में ये नहीं आपको देना चाहूँ, वाई फील गुड हार्मोन सीक्रेट ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। जब जैसे आपकी प्यूबर्टी की एज आती है, प्यूबर्टी की एज में कुछ हार्मोन सीक्रेट होते हैं, तो आपको ये सेक्सुअल इंटरकोर्स करने की जो मन में इच्छा है, डिजायर है, वो बड़ी तेज़ रहती है उस टाइम पे, क्योंकि कुछ हार्मोन रिलीज हो रहे होते हैं। ऐसा आपका मन वगैरह कुछ नहीं होता, हार्मोन अपना कमाल दिखा रहे होते हैं आपको, और इस टाइप के एक्ट में आपको ढकेलने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा आपको यदि सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान फील गुड हार्मोन, अच्छे हार्मोन क्यों रिलीज होते हैं, तो नेचर में, मैंने अभी आपको पहले ही बताया था, आपको कैसा लड़का कैसी लड़की पसंद आएगी वो भी नेचर कंट्रोल कर रही है। वो आपके बॉडी में ऐसे केमिकल जो सीक्रेट कर रही है, वो आपको देखने पे कौन सी चीज़ पसंद आएगी वो नेचर डिसाइड कर रही है कि कैसा लड़का कैसी लड़की पसंद आएगी। ऐसे ही जो फील गुड हार्मोन होते हैं बच्चों, जो फील गुड हार्मोन होते हैं वो
ऑक्सीटोसिन होते हैं, डोपामिन होते हैं, एंडोर्फिन होता है। तो आपने डोपामिन का बड़ा नाम सुना होगा। जब कोई वीडियो गेम खेलता है, जब कोई चॉकलेट खाता है तो डोपामिन रिलीज होता है, तो उसको अच्छा लगता है, या कोई एक्सरसाइज करता है तो उसको अच्छा लगता है। तो ये जो बाहर के प्रोसेस है, जैसे किसी को वीडियो गेम खेलने में मजा आ रहा था, पर वो 1-2 साल तक यदि प्रैक्टिस करता है कि वो वीडियो गेम खेलता है और धीरे धीरे वीडियो गेम तो कम करता जाता है और एक्सरसाइज की अमाउंट बढ़ाता जाता है, तो उसको एक्सरसाइज की वजह से भी ये डोपामिन रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा, तो उसको फील गुड यानी कि अच्छा लगना स्टार्ट हो जाएगा। बट इनको तो जो बाहर की चीज़ें हैं उनको तो चेंज कर सकते हैं कि आप चॉकलेट खा रहे थे, चॉकलेट की जगह आपने एक्सरसाइज कर दी तो चॉकलेट बंद हो जाएगी धीरे धीरे, और एक्सरसाइज उसका रिप्लेस कर देगा और आपको जो डोपामिन है अब एक्सरसाइज की वजह से रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इनको तो चेंज कर सकते हो, बट इस चीज़ को चेंज नहीं कर सकते आप, क्योंकि नेचर ने ऐसा अरेंजमेंट किया है कि इस एक्ट में सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान आपको अच्छा लगेगा ही लगेगा। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे फील गुड हार्मोन रिलीज होते हैं, तो आपको अच्छा लगता है। नेचर ने ऐसा क्यों बनाया? क्योंकि नेचर आपसे क्या चाहता है? सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्शन। उसे मतलब नहीं आपके कैरियर से, उसे मतलब नहीं आपकी ग्रोथ से। नेचर चाहता है रिप्रोडक्शन करो, आगे बढ़ो, रिप्रोडक्शन करो, आगे बढ़ो, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। ये चाहता है नेचर, इसीलिए आपको फील गुड हार्मोन रिलीज करता है। यदि आपको अच्छा नहीं लगता है इस एक्ट के दौरान, तो बच्चों कौन उस मैकेनिकल प्रोसेस को करता? बोरिंग सा लग जाता ना, एकदम बोरिंग हो जाता। इसीलिए नेचर ने ऐसा अरेंजमेंट किया ताकि आपको फील गुड हार्मोन रिलीज हो उस टाइम पे, और आप उस एक्ट में इन्वॉल्व हो। फिर आप बाद में गाना गाते रहो कि दिल गलती कर बैठा है, दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है, ये दिल गलती कर बैठता है, और फिर बाद में प्रेगनेंसी हो जाती है, बच्चा आ जाता है इस टाइम। अब ये पेनिस हार्ड कैसे हो जाता है? इसका क्या रीज़न होता है? इसका ये रीज़न होता है, पहले ऐसा रहता है, फिर कभी कभी आपने देखा होगा डे ड्रीम में या नाइट के टाइम पे कि इस तरह का उसका शेप चेंज थोड़ा एंड्राल हो जाता है और इरेक्ट भी हो जाता है। उसके पीछे क्या रीज़न है? उसके पीछे आपका दिमाग काम करता है। दिमाग क्या काम करता है कि बच्चों माइंड से सिग्नल पहुँचे, आपकी कुछ अंदर ऐसी चीज़ें आपने कुछ देखी, यहाँ पे सुन, आपके दिमाग में कुछ चीज़ें आई, तो उस वजह से क्या होगा कि यहाँ पे ब्लड की सप्लाई बढ़ा दी जाएगी। ब्लड की सप्लाई यहाँ पे जो एयर गैप्स होते हैं, इनके बीच में एयर गैप्स, उनमें सब में ब्लड सप्लाई तेज़ हो जाएगी। ब्लड सप्लाई तेज़ हो जाएगी तो वो ऐसे करके इरेक्ट हो जाता है। बट एक चीज़ देखो, तो ये चीज़ पढ़ लेना आपकी कैसे इरेक्ट होता है, पर मैं आपको दूसरी वाई माइंड स्टॉप वर्किंग ड्यूरिंग सेक्सुअल थॉट और इंटरकोर्स, ये मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ इन सब क्वेश्चन को। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है बच्चों, तो आप नहीं भी पढ़ना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं, आप जा सकते हो। माइंड क्यों वर्क करना बंद कर देता है? आपने देखा होगा ना, बहुत सारे क्राइम हो जाते हैं, ऐसे लोग कर देते हैं कुछ ना, तो उनके पीछे क्या रीज़न होता है, माइंड स्टॉप क्यों करता है वर्किंग? तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो ब्लड की सप्लाई है वो स्पेशल इस जगह पर बढ़ानी पड़ रही है उनको यहाँ पे ब्लड वेसल्स में सप्लाई बढ़ानी पड़ रही है इरेक्शन के लिए इसके। तो क्या होगा कि माइंड वर्क करने के लिए उसको प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई मिलती रहनी चाहिए। आप अब इस चीज़ का पता लगाना कि अपनी बॉडी का कितना परसेंटेज लगभग ऑक्सीजन ब्लड को मतलब माइंड को चाहिए प्रॉपर्ली वर्किंग के लिए, और ब्लड सप्लाई कितनी होनी चाहिए ताकि वो प्रॉपर्ली वर्क करे। इंटरनेट पे जाके पढ़ना है इसके बारे में। तो अभी इस वाले एक्ट के दौरान क्या हुआ कि ब्लड की सप्लाई, ऑक्सीजन की सप्लाई इस जगह पर ज़्यादा होने लगी, इस जगह पे ज़्यादा होने लगी ताकि ऐसे इरेक्शन में हेल्प हो सके। अब देखो यहाँ पर ब्लड की सप्लाई यदि बढ़ गई, ऑक्सीजन सप्लाई यदि बढ़ गई बॉडी के अदर पार्ट में, तो वो माइंड को वर्क करने के लिए जितने अमाउंट में आप ऑक्सीजन ब्लड की ज़रूरत थी वो उसको प्रॉपर्ली नहीं मिल पा रहा। और यदि वो प्रॉपर्ली नहीं मिलेगा तो आपका दिमाग उस टाइम पे सोचने की थिंकिंग एबिलिटी खो बैठता है, क्योंकि थिंकिंग एबिलिटी के लिए ज़रूरी है। आपने सुना होगा एक प्रोसेस की मेडिटेशन कराया जाता है। मेडिटेशन में क्या करते हैं, अपनी बॉडी में ऑक्सीजन की अमाउंट क्या करते हैं, सांस तेज़ी से लेना स्टार्ट करते हैं ना, सांस तेज़ी खींचते हैं। तो सांस तेज़ी से क्या होता है कि माइंड में पूरी प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन जाती है। यदि प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन जाएगी तो माइंड अच्छे से वर्क करेगा और थिंकिंग आपकी अच्छे से काम कर पाएगी। बट इस एक्ट के दौरान क्या हो रहा है कि सारी ऑक्सीजन ब्लड वगैरह यहाँ पे सप्लाई हो जा रहा है, इस वजह से माइंड को प्रॉपर अमाउंट में ब्लड सप्लाई नहीं मिल पा रही, तो माइंड थिंकिंग एबिलिटी उस टाइम पर खो देता है। समझ में आ रहा है? तो ये एक्ट देखो कितना खतरनाक हो सकता है। इस वजह से कई क्राइम होते रहते हैं बच्चों। इन चीज़ों को यदि समझा जाए, साइंस को अच्छी तरह से समझा जाए, तो आप क्या समझोगे? अच्छा, तो फिर रोकने का करो, क्या प्रोसेस है? एक ही प्रोसेस है कि आपको जैसे ये थॉट आता है आप तुरंत समझ जाओ कि ये केमिकल प्रोसेस है, एक तरह से कोई ना कोई केमिकल मेरे अंदर रिलीज हुआ जिसकी वजह से ये सारी गड़बड़ हो रही है। आप तुरंत अपने दिमाग को कहीं और लगाओ, किसी और एक्ट में लगाओ, थोड़ा मेडिटेशन करो, ऑक्सीजन की अमाउंट बढ़ाओ माइंड में। और ऐसा नहीं कि मेडिटेशन करने बैठे और थिंकिंग करने लगे ऐसी चीज़ों के बारे में, तो दिक्कत हो जाएगी और ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए आप इन सब चीज़ों के बारे में ना सोच के किसी और चीज़ के बारे में सोचना स्टार्ट कर दो। इस तरह से बच्चों ये चैप्टर हुआ खत्म। बाकी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।